हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो चलिए अपना आगे बढ़ते हैं। अपना जो भी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमारा आज जो है वो केमिस्ट्री का इस सेशन के हिसाब से देखें तो लास्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। पिछले जो भी 5 साल के अंदर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में सीबीएसई बोर्ड में वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं लाइक वीडियो को कीजिए। ठीक है। और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन हाई रहे और मैं और बेहतरीन क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँ टाइम से पहले। बाकी साइंस के बाद मैथ के लिए हम लोग धुआंधार तरीके से लाइव जो है वो मैराथन करेंगे। ठीक है। हर एक टाइप का सैंपल पेपर, हर एक टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ के लिए। ठीक है। तो देखिएगा। और हाँ, एग्जाम खत्म होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से लेक्चर से कौन सा क्वेश्चन फंसा है आपके एग्जाम में। ठीक है। सारा चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो स्टार्ट करें फिर, बढ़े आगे। जी सर, बढ़ते हैं ना आगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम से पहले मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आंसर जो सीट आपको मिलता है लिखने के लिए, जो आंसर मिलता है कॉपी, आंसर कॉपी जो मिलता है लिखने के लिए उस पे आंसर, उस पे आप किस तरह से लिखे, किस तरह से मतलब कि उस पे मतलब क्या तरीका होना चाहिए लिखने का, क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलतियां ना करें लिखते समय, ये सारा चीज़ मैं एक लेक्चर में बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। ताकि उससे पता चले कि आप क्या गलती करेंगे और उसको कैसे आप सुधारेंगे। ठीक है। समझे चाचा। जी सर, समझ गए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। सॉरी। पहला क्वेश्चन ये है कि कोवलेंट कंपाउंड जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होता है, ऐसा क्यों होता है, वाई। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आप उसका आंसर लिखेंगे कि जो कोवलेंट कंपाउंड है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इसलिए होता है बिकॉज, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोवलेंट कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। ठीक है। और अगर हम उस मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर एक छोटा सा भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करा दें तो जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या हो जाते हैं, दो टुकड़े में या फिर जितने भी टुकड़े में वो ब्रेक हो जाते हैं। आप इस तरह से इसका क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। ठीक है। कि कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर वेरी लो या फिर वेरी वीक। ऑन अप्लाइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दीज मॉलिक्यूल्स फोर्स ब्रेक। इस तरह से अपना आंसर वहां पे लिखेंगे। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाए। बढ़ जाते हैं सर आगे। ठीक है सर, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बताएंगे आप कि नहीं बताएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट आर द कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या है, आयनिक कंपाउंड से वो कैसे डिफरेंट है, और आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। प्रॉपर्टीज कोवलेंट कंपाउंड के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज बतानी है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आप आंसर कैसे देंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले आप कोवलेंट कंपाउंड का डेफिनेशन आप देंगे कि कोवलेंट कंपाउंड जो है वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, यानी कोवलेंट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको शेयर करके जो है वहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच में। यानी दैट इज, आप बोल सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म करता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म करता है किसके किसके बीच में, दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। ठीक है। ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है यही बॉन्ड आपका कोवलेंट कंपाउंड बॉन्ड है। ठीक है। यानी इसी को कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। सो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स, और ये जो है वो आयनिक कंपाउंड से डिफरेंट होता है।
एज आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है वो फॉर्म करता है कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके वहां पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे शेयरिंग होता है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन आयनिक कंपाउंड में पूरी तरह से एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे एटम में, ठीक है। जैसे NaCl है, NaCl जो है वो अपना वन वैले, NaCl में जो सोडियम है, सोडियम पे देखो, NaCl में जो सोडियम है, सोडियम पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और Cl क्लोरीन पे एक माइनस में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इनके बीच में ये क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इसको दे देता है और ये निगेटिव चार्ज इसको दे देता है, दोनों आपस में कैंसिल होकर के इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो NaCl जो है वो क्या करता है, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है आउटर सेल ऑफ क्लोरीन एटम में, क्लोरीन एटम में कंप्लीटली वो क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है कोवलेंट कंपाउंड का। तो पहला में आप बोल सकते हैं कि ये जनरली इनसोल्यूबल होता है या फिर लेस सोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोवलेंट कंपाउंड। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, एज डू नॉट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस पूरी तरह से नहीं करता है, इसमें शेयरिंग होता है, न कि पूरी तरह से ट्रांसफर होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं काफ़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हमारा यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोवलेंट बॉन्ड्स किसे कहते हैं। शो करना है आपको एक फॉर्मेशन हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, मीथेन का, मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आपको एक फॉर्मेशन शो करना है, और बताना है कि वाई आर कोवलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवलेंट कंपाउंड है वो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड को अगर आप शेयर करेंगे तो उसको उसको शेयर करने का क्या तरीका होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, कॉल आ गया था। नेक्स्ट, तो कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में आप बताएंगे। तो कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें शेयर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का दो एटम्स के बीच में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको मीथेन का बनाना है, तो आप क्या करेंगे, कार्बन, कार्बन के पास चार एटम्स होते हैं, एक दो तीन चार, कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। कैसे, तो K L M करके निकाल लेंगे वैलेंसी। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो दो यहाँ हो जाएगा, चार यहाँ हो जाएगा, तो जो लास्ट वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। चार है तो इसलिए कार्बन के पास क्या होता है, चार इलेक्ट्रॉन आपका होता है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये कार्बन का चार इलेक्ट्रॉन हो गया। देन उसके बाद CH4, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, तो कार्बन का तो हो गया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, और इस पे टोटल एटम भी कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में टोटल एटम कितने होंगे, 1 ही होंगे, यानी कि हाइड्रोजन चार हैं, तो चार हाइड्रोजन लिख देते हैं इस तरह से। इस तरह से चार हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका साथ में है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह से हो गया। अब आपको पता है कि हर जो एटम्स होता है वो जो मतलब हर एलिमेंट जो है वो अपना कंप्लीटली अपना इस सेल को क्या करता है, पूरा करना चाहता है, यानी ऑक्टेट रूल को पूरा करना चाहता है। आठ इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, कोई भी आपका वो एलिमेंट हो उसको आठ इलेक्ट्रॉन या फिर दो इलेक्ट्रॉन, यानी उसके वैलेंस सेल में जो है वो कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये सारे चीज़ आपकी कहानी पता होनी चाहिए, क्योंकि अब आप 10th में हैं। तो ये कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो ले लेगा अपने पास, और इसके पास देखेंगे तो आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ इलेक्ट्रॉन कार्बन का पूरा हो गया। उसी तरह से हाइड्रोजन भी जो है कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा, तो उसका दो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। ठीक है, तो देखो यही डायग्राम सेम यहाँ पे बना है साफ सुथरे अक्षरों में, ठीक है। यहाँ पे ये खिचड़ी बना है, और यहाँ पे आपका ये क्या बना है, इसको क्या बोलेंगे, इसको ये यहाँ पे आपका दाल भात चोखा बना है। ठीक है बच्चों, दाल भात चोखा बना है। चलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा था, आपसे यहाँ पे पूछा था कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है कोवलेंट बॉन्ड।
तो आप बोलेंगे कि जो कोवलेंट कंपाउंड है वो जनरली कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि उनके बीच में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस जो है वो नहीं होता, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पूरे 1.5 लाख रुपए के लिए। चलो, बहुत हुआ मजाक सर, आगे बढ़ते हैं। सो एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड, एलिमेंट जो है वो फॉर्म करता है आयनिक कंपाउंड, और वो अटेंड करता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। एलिमेंट जो है वो आयनिक कंपाउंड में जो है फॉर्म करता है, और वो अटेंड करना चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। बाई आइदर गेनिंग, या मतलब कि वो या तो गेन करके इलेक्ट्रॉन को या फिर लॉस करके इलेक्ट्रॉन को, वो जो है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है वो फील हो, 2 हो, 8 हो, 18 हो, कंप्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके लास्ट वाले सेल में ऑफ देयर वैलेंसेस। एक्सप्लेन करना है गिवन रीजन कि वाई कार्बन जो है कैन नॉट अटेंड सच ए कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन जो है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्यों अचीव नहीं कर पाता है, ये आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है। और नाम बताना है टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जो है वो किस तरह का बॉन्ड को फॉर्म करता है उसका नाम बताना है। एंड इन द कंपाउंड आर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन जो है वो कौन सा बॉन्ड को फॉर्म करता है उसका नाम बताना है। एक्सप्लेन करना और रीजन बताना है कि वाई कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी बताना है कि जो कार्बन कंपाउंड जो है वो क्यों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपना वही करते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है जिसमें कार्बन जो है वो आयनिक कंपाउंड जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है उसके बारे में। सो लिखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड आइदर गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए आउटर मोस्ट शेल, बट बट लेकिन कार्बन एक ऐसा मतलब कि एलिमेंट है जो कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। कार्बन के पास क्या होता है, लास्ट में मैंने आपको दिखाया था K L M करके कि 2 और यहाँ 4, लास्ट में तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। लेकिन वैलेंसी का रूल ये होता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से ले सकता है। तो वो मतलब कि रूल ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट अपना सिर्फ 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को या तो शेयर करेगा या फिर किसी से वो लेगा। 2 ले सकता है आसानी से, तीसरा लेने के लिए मतलब कि काफ़ी मतलब कि जल्दी तीसरा इलेक्ट्रॉन कोई अपना जो एलिमेंट है वो देता नहीं है, या फिर कोई एलिमेंट लेता नहीं है 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये भी मान लेते हैं मतलब हो जाता है, किसी किसी एलिमेंट्स जो है वो 3 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जैसे अल्युमिनियम है, ठीक है। अल्युमिनियम क्या होता है, अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, अपना शेयर कर देता है, ठीक है। तो 3 तक जो है वो आपका चलता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट ना ही लेता है और ना ही किसी को अपना 4 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कार्बन पे ये चक्कर फंस रहा है कि कार्बन के पास लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अब भाई कोई अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देता तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरा हो जाता, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट रूल पूरा हो जाता। लेकिन कोई अपना कोई भी एलिमेंट जो है वो अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, ठीक है। उसके पास भाई देखो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और उतना ज़्यादा एनर्जी कोई भी एलिमेंट को मिल नहीं पाता है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अंदर से नहीं किसी को शेयर कर पाता है या फिर नहीं किसी से ले पाता है, समझ गए। तो यहाँ पे कार्बन के पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये देखो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब ये ना ही किसी को 4 इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है और ना ही ये किसी से अपना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो बेचारा ये बीच में फंस गया, यानी कि ये जो है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं कर पा रहा है बेचारा। तो वही अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कार्बन्स है विच हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, और ये जो कार्बन है वो आयनिक बॉन्ड को फॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से ना किसी को शेयर कर सकता है और ना ही किसी से ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इफ कार्बन फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड, अगर कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता, ले लेता और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता, लेकिन इट वुड बी डिफिकल्ट, लेकिन ये डिफिकल्ट है कि 6 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस टू होल्ड ए 10 इलेक्ट्रॉन,
कि 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करे। अब 6 प्रोटॉन कहाँ से आ गया सर? तो देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर मतलब कि जो है वो कितने पे आता है? 6 पे आता है। 6 पे कार्बन जब आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि इसमें जो है वो 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके वैलेंस सेल में जो है वो आपका क्या है? 6 प्रोटॉन्स है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जब वैलेंसी निकाला गया तो लास्ट में इसके वैलेंस सेल में जो है एल वाले सेल में लास्ट में वैलेंस सेल में 4 बच रहे हैं। 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। के वाले में यहाँ 2 हो गया, वो 4 हो गया, 6 हो गए टोटल मिलके। 4 यहाँ पे बच रहे हैं। अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से थे और वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन उसके पास है और प्रोटॉन टोटल 6 हैं। तो ये अनस्टेबल वाली कहानी हो गई यहाँ पे तो भाई, कि 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को झेल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता भाई। समझ गए? यहाँ पे न्यूट्रल होगा तभी कार्बन, न्यूट्रल कंडीशन होना चाहिए, यानी कि 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे केस बन नहीं रहा है, यानी कि ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। सेकेंड वाला में कह रहा है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देता है, तो अगर यहाँ से वो 4 इलेक्ट्रॉन को अपना लॉस कर देगा। अब देखिए इस वाले कहानी में जब इसको हटाते हैं, अब हम इसको हटाते हैं। अब इसके जो वैलेंस सेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे थे, तो इस 6 इलेक्ट्रॉन में से अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देगा तो इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो भाई ये भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अपना कोई भी एलिमेंट जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए काफ़ी हाई मात्रा में एनर्जी चाहिए। यानी काफ़ी लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए, काफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए, जो कि किसी भी एलिमेंट को उतना एनर्जी नहीं मिल पाता है। यानी कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जो है वो लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए रिमूव करने के लिए अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को, लेकिन उतना एनर्जी उसको नहीं मिल पाता है, यानी ये भी इसका केस जो है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो ये दो केस अपना वहां पे आंसर में लिखेंगे, ठीक है? देखो एक क्वेश्चन को समझाने में कितना समय लग रहा है, देख रहे हो कितने डिटेल में चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन यहीं से फंसेगा भाई, ये भी याद रखना। अब रीजन बताना है कि जो कार्बन है वो कार्बन कंपाउंड जो है वो मतलब कि आपका ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, या फिर कुछ और था, टाइप्स सबका शायद बताना था। सो ड्यू टू द रीजन ऑफ कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस सेल्स। तो यही रीजन है कि जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है अपना शेयर करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यानी कार्बन जो है वो कौन सा बॉन्ड अपना बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड को बनाता है। टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म इन ए आयनिक कंपाउंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। जो आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड्स जो है वो बनता है, जो टाइप का बॉन्ड बनता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। एंड टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय ए कार्बन कंपाउंड्स, और कार्बन कंपाउंड्स में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? जी सर समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं नीचे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका 2020 का क्वेश्चन है। 2020 में पूछा हुआ है कि आपको नाम बताना है साइक्लिक अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का। एक आपका साइक्लिक अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का नाम जो है वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो बेंजीन जो है आप वहाँ दे देंगे। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपका ऐसा होगा, इस तरह से आपका पेंटेन की तरह बनाएंगे यहाँ पे, सॉरी हेक्सेन की तरह इस तरह से बनाएंगे, और बीच बीच में अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड डाल देंगे। तो ये आपका बेंजीन का हो गया, जो कि एक साइक्लिक अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होता है। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन जो है आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारा अगर आप शुरू से वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आपको पता हो गया होगा कि असर्शन टाइप क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि ये होमोलोगस सीरीज है जिसमें कि अल्कोहल अल्कोहल और अल्कोहल का यहाँ पे कंपाउंड्स दिया गया है। ओ एच का मतलब अल्कोहल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जैसे मिथेनॉल है, इथेनॉल है, और ये आपका प्रोपेनॉल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपसे जो है वो रीजन में कह रहा है कि ये सीरीज ऑफ कंपाउंड, ये जो सीरीज जो आपको दिख रहा है मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल, ये जो सीरीज ऑफ कंपाउंड जो है वो सेम फंक्शनल ग्रुप का है। तो जी हाँ, तो तीनों जो है वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है, लेकिन डिफरेंट CH2 ग्रुप है। तो ये देख लो यहाँ पे CH3 था, अब इसमें और एक CH2 ऐड करके CH3 CH2 OH बन गया।
अब इस CH2 में और CH2 एक ऐड करके CH3 CH2 CH2 OH बन गया। तो यस, मुझे तो लग रहा है कि ये जो रीजन है वो भी एकदम करेक्ट ही दिया गया है, क्योंकि हमने अभी ऊपर मिलाया था एकदम सेम से जो कह रहा है रीजन वो इसमें करेक्ट हमको मिल रहा है। यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन के हिसाब से रीजन भी एकदम करेक्ट है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट ट्रू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। पहले दो मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज का जो है फंक्शनल ग्रुप उसमें लगना चाहिए, कौन सा, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप लगना चाहिए। और पहले दो मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज का आपको नाम बताना है। तो देखो, फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप का आपको बताना है। तो पहले मतलब कि पहला मीथेन हो जाएगा, तो मिथाइल क्लोरीन हो जाएगा यानी क्लोरोमीथेन हो जाएगा। और दूसरा क्लोरो इथेन हो जाएगा यानी CH3 CH2Cl हो जाएगा। ये दो आपके फर्स्ट हो जाएंगे क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है, इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चले जाएंगे। काफी इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और इसी तरह का क्वेश्चन इस बार भी आएगा, तो ज्यादा आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराइए नहीं, इसी तरह क्वेश्चन आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है पहले दो मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज का जिसका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक होना चाहिए, OH ग्रुप होना चाहिए। तो यार पहला तो मिथेनॉल हो जाएगा, दूसरा इथेनॉल हो जाएगा, सिंपल सिंपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है सेकेंड और थर्ड मेंबर का। यानी कि सेकेंड का मतलब हो गया कि ये मतलब कि इसमें दो कार्बन होना चाहिए, और दो कार्बन का मतलब हो गया यहाँ पे सेकेंड, और थर्ड जो आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे दो कार्बन हो जाएगा। तो देखते हैं थर्ड मेंबर्स, सेकेंड मेंबर्स ऑफ एन अल्कीन्स जो है वो आपका यहाँ पे सेकेंड मेंबर्स जो आपसे पूछ रहा है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो किसका पूछ रहा हूँ, मोलर सीरीज ऑफ फर्स्ट मेंबर इज इथीन। पहला मेंबर तो इथीन है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे पहला मेंबर इथीन इथीन यानी अल्कीन ग्रुप का आपसे पूछ रहा है। और अल्कीन में पहला मेंबर इथीन का मतलब ये हो गया कि पहला जो इसमें हो गया वो कार्बन कितने हो गए, पहले मेंबर में दो कार्बन हो गए। उसके बाद सेकेंड और थर्ड मेंबर पूछ रहा है, यानी कि सेकेंड वाले जो आपका वहाँ पे जो कार्बन होगा सेकेंड वाले नंबर पे वो तीन कार्बन हो जाएंगे। और थर्ड वाले मेंबर पे कितने हो जाएंगे, चार कार्बन हो जाएंगे। तो सेकेंड वाले मेंबर पे कितने अल्कीन वाले में हो जाएंगे, तीन कार्बन। फॉर्मूला अल्कीन का CnH2n होता है, तो C3H6 हो जाएगा यानी प्रोपीन हो जाएगा। और थर्ड मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज में तीन कार्बन हो गए, सॉरी चार कार्बन, थर्ड मेंबर में चार कार्बन हो गए, तो C4H8 हो जाएगा। इस फॉर्मूला में आप रख देंगे एन की जगह पे 4, और यहाँ पे एन की जगह पे 4 रखेंगे तो C4H8 हो जाएगा, जो कि ब्यूटीन होता है। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मेंबर जो था वो पहले ही इथीन दे दिया था। यानी कि पहले वाले जो मेंबर में है, फर्स्ट मेंबर में ही कितने कार्बन है, दो। तो जो सेकेंड मेंबर होगा उसमें एक एक्स्ट्रा होगा यानी तीन होगा। और थर्ड वाले जो मेंबर होगा उसमें एक एक्स्ट्रा होगा यानी चार कार्बन होगा। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको होमवर्क में डाल लीजिए आप, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है इस बार मीथेन एन अल्केन ग्रुप का पूछा है। फॉर्मूला आप याद रखेंगे CnH2n+2 होता है। बाकी ये अब आप इसको होमवर्क में डाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट होमोलॉगी आपको बताना है C2H4। C2H4 के बाद इसका अगला होमोलॉगी कौन सा बनेगा, और C4H6 के बाद अगला इसका होमोलॉगी कौन बनेगा, यानी कि इसका अगला जो कंपाउंड जो है वो कौन सा बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो C2H4 ये हमें कहीं ना कहीं फॉर्मूला एक दिख रहा है कि CN, और यहाँ पे H2N, ये हमें कहीं ना कहीं फॉर्मूला दिख रहा है। और CnH2n फॉर्मूला किसका होता है, अल्कीन का होता है। तो अब इसमें पहला एन का वैल्यू जो है वो पहले में दो दिया हुआ है, तभी यहाँ पे जो है C2H4 बन गया है, C2H4 बन गया है, ये देखो यहाँ पे। तो इसका अगला पूछ रहा है, यानी इस बार कार्बन का वैल्यू तीन हो जाएगा, यानी एन का वैल्यू इस बार थ्री हो जाएगा। एन का वैल्यू इस बार थ्री हो जाएगा, तो C3H2 × 3 यानी कि C3H6 हो जाएगा, C3H6, जो कि आपका यहाँ पे अगला इसका कंपाउंड हो जाएगा। उसी तरह से आप इसका करेंगे, C4H6 का करेंगे, तो ये आपका अल्काइल का बन रहा है, CnH2n- में 2 का अल्काइल ग्रुप का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला हो जाएगा C4 था, इस बार C5 करिएगा, तो इस बार C5H8 जो है अल्काइल ग्रुप का बन जाएगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इजी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड हार्ड नहीं है।
आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेम बताना है इस कंपाउंड का, CH3CH2OH का नाम बताना है, और CH3C डबल बॉन्ड OH का जो है आपका नाम बताना है। ये कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप होता है ये भी बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि CHO जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है। तो पहला वाला जो है CH3CH2OH जो है, इसमें देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है, उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2 हो जाएगा ये। यहाँ पे दो आपको कार्बन है तो ईथ हो गया, दो कार्बन है तो ईथ हो गया। OH ग्रुप लगा है और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ईथ एन हो गया। और OH यानी अल्कोहल ग्रुप लगा है तो अल्कोहल ग्रुप के लिए ओल होता है तो इथेनॉल, इथेनॉल जो है इसका नाम हो जाएगा। उसी तरह से ये अल्डिहाइड के लिए आप देखेंगे यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन है तो ईथ हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो अन हो जाएगा, अल, अन सिंगल बॉन्ड है तो अन हो जाएगा क्योंकि अल्केन ग्रुप का है तो अन हो गया यहाँ पर। और अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं तो अल, तो इथेनॉल जो है वो आपका इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सेलेक्ट करना है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C3H6 C5H10 C4H10 C6H14 और C2H4 में आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को शो करना है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हो गया कि जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, यानी जिसमें अल्केन, जिसको अल्केन कहते हैं, अल्केन वाला जो भी यहाँ पे दिख रहा हो, यानी कि सी अल्केन में फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, वही होगा अल्केन। तो वही सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन का आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से हैं। तो इस फॉर्मूला पे जो भी इसमें से बैठ जा रहा है वही आपका जो है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आपका हो जाएगा, सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसमें आपका C4H10 और C6H14 जो है वो इस पे आपका सेटिस्फाई हो रहा है, इस पे सेटिस्फाई हो रहा है इस फॉर्मूले पे। तो वही आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नेम बताना है और स्ट्रक्चर्स बताने हैं अल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम्स। 3 कार्बन एटम है, यानी कार्बन एटम यहाँ पे 3 है और अल्कोहल का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो कार्बन एटम 3 हो गए ये, तो 3 कार्बन है, एक अल्कोहलिक आपका वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है तो ये OH इस तरह से कर देंगे। उसके बाद जो जो बच गया कार्बन के जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन बच गया वहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा दीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 3 कार्बन है तो ईथ हो जाएगा, सॉरी 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। 3 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और अल्कोहल ग्रुप लगा है तो ओल हो जाएगा, यानी प्रोपेनॉल जो है वो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि नेम एंड स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको बताने हैं अल्कोहलिक ग्रुप का जिसमें 4 कार्बन एटम है। होमवर्क है इस बार का, इसको कर लेना। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट इस नेम और स्ट्रक्चर बताने हैं। इस बार अल्डिहाइड ग्रुप का बताना है और 4 कार्बन एटम जो है वो दिए हुए हैं। तो अल्डिहाइड ग्रुप है 4 कार्बन एटम, यानी 1 2 3 4 कार्बन एटम हो गया अल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि एक वाले कार्बन पे जो है वो अल्डिहाइड का जो है आपका लगेगा फंक्शनल ग्रुप, यानी कि डबल बॉन्ड OH वाला जो लगेगा। और बाकी जो बच गए कार्बन उसमें आपको पूरा वैलेंसी फुल कर दीजिए कार्बन का, जहाँ जहाँ पे वहाँ हाइड्रोजन लगा लीजिए। 4 4 आपका बॉन्ड जो है वो कार्बन का शेयर होना चाहिए हाइड्रोजन मतलब कुछ से, किसी भी एटम से। तो एक बॉन्ड ये हो गया कार्बन का, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, 4 बॉन्ड शेयर हो गया। उसी तरह से सेकंड वाले कार्बन के लिए भी 4 बॉन्ड हुए, थर्ड वाले के लिए भी, फोर्थ वाले के लिए। और ये जो स्ट्रक्चर बना यही आपका बन गया 4 अल्डिहाइड, मतलब कि स्ट्रक्चर में अल्डिहाइड का 4 कार्बन एटम के लिए। इसका नाम आपसे कह रहा है तो 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, अल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो अल हो जाएगा, यानी ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन अल जो है वो आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नेमिंग में। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा मेरे भाइयों बहनों। क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। कौन सी एलिमेंट जो है वो फॉलो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन को टू मैक्सिमम एक्सटेंट, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए, और क्यों करते हैं ऐसा।
तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि जो कार्बन है वो एक यूनिक एबिलिटी फॉर्म करता है बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन के साथ, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में एक यूनिक एबिलिटी ऑफ बॉन्ड जो है का फॉर्मेशन होता है, और काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। गिव राइजिंग टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में कार्बन 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 मिल करके इस तरह से बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो बन जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी, और यही जो प्रॉपर्टी होता है इसी प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं। कार्बन कार्बन का जो आपका यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बहुत बड़े मात्रा में, उसी प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं। कार्बन जो है वो कैटेनेशन शो करता है क्योंकि कार्बन का जो साइज है वो काफ़ी स्मॉल होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से इसका आप क्या करेंगे, रीजन देंगे और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने हैं फोर्थ मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज का। अल्केन सीरीज का अल्केन जैसे ही बोला तो फॉर्मूला आ जाना चाहिए CnH2n+2। अब इसमें चार मेंबर का मतलब हो गया कि कार्बन एन का जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है, तो C4H2 इंटू में 4 प्लस में 2 हो जाएगा, तो यहाँ से C4 और H10 आ जाएगा, दो चार दूनी 8 और दो 10 हो जाएगा। ये हो गया। इसका नाम देखेंगे, चार कार्बन है तो ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और उसके बाद एन, हाँ बस फंक्शन तो है नहीं, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, तो ब्यूटेन जो है इसका नाम हो गया, नेमिंग हो गया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इजी है भाई, सब इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमोलोगस सीरीज आपको बताने हैं कार्बन कंपाउंड का क्या होता है, डिफिनीशन आपसे पूछा है। तो एक होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि होमोलोगस सीरीज इज ए फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज जो है एक फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन जो उनका जो एडजेसेंट मेंबर है, यानी कि उसमें एक चीज का जो डिफरेंट होता है वो होता है CH2 का, CH2 यूनिट का डिफरेंट होता है, बाकी उनका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होता है सबका, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि 14 मास यूनिट का डिफरेंट होता है, बाकी उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, ठीक है। जैसे आपसे कह दे CH3OH, ये एक मिथेनॉल है, इसमें सिर्फ एक CH2 का डिफरेंट होता है, बाकी ये भी अल्कोहल ग्रुप है, ये भी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, दोनों अल्कोहल ही है, ठीक है। बस खाली किसका डिफरेंट है, इस CH2 का डिफरेंट है। तो वही यहाँ पे यही जो प्रॉपर्टी जो होता है उसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, नेम एंड फार्मूला बताने हैं सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज का फार्मूला आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इससे करके ये होमवर्क कर लीजिएगा, इजी है, इस तरह क्वेश्चन मैं बहुत बार बता दिया अभी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि राइट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताने हैं, इथेन में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं। तो यार गिन लो ना, सिंपल सा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7 कोवलेंट बॉन्ड है, जिसमें से ये जो CH के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बना है वो एक बना है, कलर चेंज करके बताते हैं। CH के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बना है वो कितने बने हैं, एक बने हैं, दो बने हैं, तीन बने हैं, चार बने हैं, पांच बने हैं, छह बने हैं, यानी CH के बीच में टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने बने हैं, 6 बने हैं। और CC यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बने वो कितने बने हैं, एक बने हैं, ये देखो यहाँ पे एक ही बना है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, इजी है। जी सर इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये वाला देखिए सामने जो आपका है ये, कि राइट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ C4H10 यानी ब्यूटेन में। तो ये देखो ब्यूटेन का पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो चार ब्यूटेन मतलब ब्यूट यानी चार कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन। उसके बाद एन यानी कि सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। कार्बन, हर एक कार्बन का चार चार जो वैलेंसी है वो पूरा होना चाहिए, यानी चार चार बॉन्ड जो है वो पूरा होना चाहिए, शेयर होना चाहिए सबके साथ। तो यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर बन के आएगा। यहाँ पे कोवलेंट गुण गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कोवलेंट गुण टोटल 13 है, जिसमें से 10 जो है वो CH बॉन्ड है, और 3 जो है वो आपका क्या है, CC बॉन्ड है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इस तरह से आप इस तरह क्वेश्चन को करेंगे,
फिलहाल मैंने ये क्वेश्चन इस तरह का करा चुका हूँ पहले ऊपर। नेक्स्ट आपका इसका नाम बताना है फंक्शनल ग्रुप का। तो OH को मैंने बताया था अल्कोहल, और इसको मैंने बताया था अल्डिहाइड। नहीं नहीं सॉरी, ये अल्डिहाइड, यहाँ पे H अगर रहता है तो अल्डिहाइड हो जाता है। दोनों तरफ में आपका यहाँ पे ये RR है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लग सकता है, तो ये कीटोन है। ठीक है, तो अल्कोहल हो जाएगा और दूसरा कीटोन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नाम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइंस का। सो अल्काइंस का जो है आपका बताना है। अब आपको यहाँ से सबसे पहले तो अल्काइन का जो है आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, CnH2n-2 होता है। अब यहाँ से आपसे फर्स्ट मेंबर का पूछा है, यानी कि कार्बन का एन का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, फर्स्ट मेंबर। नेम द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन। तो देखो अल्काइन ग्रुप है। अब आपको पता होना चाहिए अल्काइन में जो फर्स्ट मेंबर होता है वो दो ही नंबर से स्टार्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट नंबर अगर वन से अगर हम स्टार्ट करें तो वो इम्पॉसिबल है। अल्काइन ग्रुप में वन से या फिर अनसेचुरेटेड में वन से कोई होता ही नहीं है। यहाँ पे अल्कीन भी होता है ना, तो अल्कीन में भी जो स्टार्टिंग होती है एन की वैल्यू वो टू से ही होती है। ठीक है, वन से नहीं होती है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे एन का वैल्यू टू रख दीजिए, यानी कि इसके जगह पे जहाँ जहाँ इस फॉर्मूला में एन है वहाँ दो रखेंगे। तो C2H2 टू इंटू में एन की जगह पे दो, माइनस में दो, तो आ जाएगा H2H2, जिसको कि हम लोग इथाइन कहते हैं। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी है, ज़्यादा आपको मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। और जो मैं करा रहा हूँ इससे ज़्यादा बाहर आपसे पूछेगा भी नहीं। आपसे जो है यहाँ पे डिफाइंड फंक्शनल ग्रुप बताना है कि इसमें से कौन कौन से मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये आपसे पूछ रहा है। आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप इन दोनों में, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप को जो है आप डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप पहले होता क्या है उसका अगर डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कि एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी एक एटम या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स में, विच लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। उसको मतलब बहुत बड़े मात्रा में अगर हमें डिटरमाइन करना है कि इसका कौन सा प्रॉपर्टी है, तो हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज से ही पकड़ते हैं, उसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले कंपाउंड में अगर हम देखें कि इसका क्या है, कैसे मतलब कौन सा कंपाउंड है, तो हम यहाँ देख लेंगे इसको CHO दिख रहा है, CHO ये अल्डिहाइड ग्रुप होता है। CHO का मतलब सारा चीज़ आप पढ़ चुके होंगे, तो ये आपका अल्डिहाइड जो है यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे इसमें यहाँ पे OH ग्रुप आपको तो लगा हुआ दिख ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ C के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। यानी अगर हम इसको C OH भी बोल दे तो ये आपका COOH ग्रुप हमको दिख रहा है, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का जो है वो आपका यहाँ पे लगा हुआ है चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप को आप पहचानेंगे। चलो बाकी जितना मैं यहाँ करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इससे बाहर आएगा भी नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, नाम बताना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहाँ देखो क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्लोरो जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, हेलो फंक्शनल ग्रुप का। और यहाँ पे अल्कोहल जो है OH है सेकेंड वाले में, तो सेकेंड वाले में अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, चलो थोड़ा स्पीड चलेंगे, रिवीजन ये आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर का। नेम और फॉर्मूला बताना है सेकेंड मेंबर, ध्यान देंगे इस लाइन पर, सेकेंड मेंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH, सेकेंड मेंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH का। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकेंड मेंबर का मतलब एन का वैल्यू टू हो जाएगा। अब यहाँ पे एन का वैल्यू टू, फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH का आपको बताना है, तो एन का वैल्यू टू बाय, तो अब तो यार इजी हो गया। अब यहाँ पे CnH2n, यहाँ पे ये OH हो जाएगा H2n+1, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप। अब एन का वैल्यू टू है तो C2 हो जाएगा, ये यहाँ पे H, यहाँ पे दो तीन चार एक पाँच OH, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो C2H5OH जो है वो आपका फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट इथेनॉल जो है इसका नाम होगा, इथेनॉल इसलिए नाम होगा क्योंकि कार्बन दो है तो ईथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो अन हो गया, और अल्कोहल है तो ऑल हो जाएगा, तो इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इस तरह क्वेश्चन में बहुत सारा करा लिया हूँ इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ, कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मैं खुद थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर आगे बढ़िए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यार अब इस तरह क्वेश्चन खुद से करिए।
मैं करा चुका हूँ बहुत बार। नेम और फॉर्मूला बताना है फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप का। आपको यहाँ पे फर्स्ट मेंबर सीरीज का जो है आपको कार्बन कंपाउंड का जो है एक नाम बताना है और उसका फॉर्मूला बताना है फंक्शनल ग्रुप जिसमें लगा हुआ हो, कुछ भी लगा हुआ हो, एक मेंबर ऑफ कार्बन चेन का, यानी कि एक कार्बन चेन का कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा करके उसका नेमिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है आपने कार्बन चेन का एक बना दिया मेम्ब्रेन। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बनता है उसको हम लोग मिथेनोइक एसिड कहते हैं। पहला मेंबर का अगर हम कोई चीज़ बनाए तो वो मिथेनोइक एसिड होता है। COOH जो है ये क्या मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। हाँ ये भी एक क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि ब्यूटेनोन इज ए 4 कार्बन पर मॉलिक्यूल कंपाउंड। ब्यूटेनोन देखो ओन लगा है यानी कीटोन ग्रुप, ओन लगा है तो कीटोन ग्रुप, एन लगा है यानी सिंगल बॉन्ड, बूट लगा है यानी कितने कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से आप पकड़ेंगे। सो ब्यूटेनोन इज ए 4 कार्बन पर मॉलिक्यूल कंपाउंड्स कह रहा है कि है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इसमें जो है वो बताना है। तो यार ओन से ही पता चल रहा है कि कीटोन ग्रुप लगा है। ठीक है, कौन सा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। इस तरह से आप पकड़ लेंगे, इतना करने से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो सब फंक्शनल ग्रुप के जितने भी यहाँ पे मैं करा रहा हूँ इनका सबका प्रीफिक्स और सफिक्स याद रखिए किसको क्या कहते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो प्रॉपर्टी बताने हैं कार्बन का जो लीड करता है वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड को। तो यार इस तरह क्वेश्चन मैं ऊपर करा चुका हूँ। कार्बन जो है वो फॉर्म करता है बहुत लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड को लॉन्ग चैन में। ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट भी हो सकता है और ब्रांच्ड चैन भी हो सकता है। रिंग चैन में भी जो है कार्बन का एक लंबा सा चैन जो है फॉर्म कर सकता है, ले डिफरेंट डिफरेंट साइज का। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो टेट्रा वैलेंसी होता है, यानी 4 कार्बन का वैलेंसी जो है वो 4 होता है, टेट्रा वैलेंसी होता है। और ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है कैटेनेशन के लिए, कैटेनेशन करने के लिए एक ये यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन का। कार्बन जो है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, कार्बन का छोटा साइज होता है, फॉर्म एक्सेप्शनली स्टेबल, जिसके कारण कि ये जो है एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, स्टेबल कंपाउंड माना जाता है, जो कि कार्बन कार्बन के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, पहला इसमें कह रहा है कि वाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर कर चुके हैं कि कार्बन कंपाउंड क्यों प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि जो कार्बन है वो ड्यू टू कैटेनेशन के कारण, कैटेनेशन कारण जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कार्बन शो करता है। कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन ए कार्बन कंपाउंड्स में। हेंस इट डज नॉट हैव मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। एंड कार्बन कंपाउंड जो है वो डिसोसिएस भी नहीं होता, यानी टूटता भी नहीं है, कार्बन के कंपाउंड कभी जल्दी टूटता भी नहीं है आयंस में। इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो काफी पुअर कंडक्टर माना जाता है। उसके बाद सेकेंड वाला जो क्वेश्चन कर रहा है कि आपको नेम और स्ट्रक्चर बताना है सेचुरेटेड कंपाउंड का, एक कार्बन एटम्स मतलब कि कार्बन एटम से मिला हुआ जो अरेंज्ड हो एक रिंग फॉर्म में। ठीक है, एंड गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, और उसका नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड बताना है कि कितने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो कोई भी एक आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, सेचुरेटेड होना चाहिए यानी सिंगल बॉन्ड का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप यहाँ इस तरह से साइक्लोपेंटेन बना सकते हैं। ठीक है, साइक्लोपेंटेन जो है ये बना सकते हैं, इसका नेम साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड होंगे, और 5 तो ये सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हो गया। इसके साथ साथ इसमें हाइड्रोजन भी लगा रहेगा। तो एक बार फिर से बना लेते हैं। तो ये देखो इस तरह से आप बना लेंगे, जहाँ जहाँ पे ये हो रहा है तो ये आपका साइक्लोपेंटेन जो है वो आपका बन जाता है इस तरह से। अब उसके बाद कार्बन का हाइड्रोजन भी लगेगा साथ में, जो बचे हुए कार्बन के बॉन्ड है उसके साथ हाइड्रोजन भी लगेगा। तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और एक यहाँ पे हो गया, कार्बन के इस कार्बन का 4 जो है वो आपका बॉन्ड बन गए। उसी तरह से एक यहाँ हाइड्रोजन होगा, एक यहाँ हाइड्रोजन होगा, उसी तरह से एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इसी तरह से एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा,
एक यहाँ होगा। अब गिन लेंगे टोटल सिग्मा सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बॉन्ड है। तो टोटल सिंगल बॉन्ड कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, इस तरह से इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। इजी है जी सर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हमारे भाइयों बहनों ये रहा। एंड अल्डिहाइड एज वेल एज जो कीटोन है, अल्डिहाइड और जो कीटोन है वो रिप्रेजेंट करते हैं सेम मोलिकुलर फार्मूला। सेम मोलिकुलर फार्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद जो है वो आपसे क्या कह रहा है, सेम मोलिकुलर फार्मूला ये जब रिप्रेजेंट करते हैं तो से जैसे C3H6O, जैसे C3H6O सेम मोलिकुलर फार्मूला जो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो है शो करते हैं, जैसे C3H6 राइट देयर स्ट्रक्चर्स, इसका स्ट्रक्चर आप राइट कीजिए और इसका नाम बताइए। अल्डिहाइड में एक बार और एक बार कीटोन में स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कीजिए और उसका नाम बताइए। स्टेट रिलेशन बताइए दो इनटू लैंग्वेज ऑफ साइंस, यानी कि आप जो है रिलेशन बिटवीन द टू इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, लैंग्वेज ऑफ साइंस में दो जो है आप डिफरेंस बताएंगे कि ये किसके कारण जो है, ये लैंग्वेज मतलब कि ये कौन से प्रॉपर्टीज के कारण जो है, जिसका कि ये C3H6O यानी कि यहाँ पे जो इसका जो क्या कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग बन गया और फंक्शनल ग्रुप भी अलग है। ये कौन सा जो है प्रॉपर्टी है ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे साइंस के लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अल्डिहाइड और कीटोन का जो रिप्रेजेंटिंग किया जा रहा है C3H6O अलग अलग स्ट्रक्चर्स में। तो सबसे पहले अगर अल्डिहाइड में देखते हैं तो कार्बन 3 है। अल्डिहाइड के लिए सबसे पहले देखें तो कार्बन 3 है। देखो C3H6O है, कार्बन 3 हो गए। उसके बाद O ग्रुप लगा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करके O लगा देते हैं। अब उसके बाद हाइड्रोजन 6 है तो 1 2, तो यहाँ 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन अब नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 ये हो गए पूरे हमारे, यहाँ इस सब पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ से हाइड्रोजन मैंने क्यों हटाया। देखो पहले बताता हूँ क्यों। यहाँ मैं अगर हाइड्रोजन रख लेता, यहाँ हाइड्रोजन रख लेता तो कार्बन का कितने टोटल बॉन्ड बन जाते हैं, एक तो ये दो यहाँ पे हैं तो दो और एक 3 हो गए, ये एक 4 हो गया और ये यहाँ पे एक जो है ये यहाँ पे जो बना है ये एक 5 हो गया। कार्बन जो है वो क्या 5 बॉन्ड कभी बनाता है, कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड बनाएगा जी नहीं। कार्बन के पास तो 4 जो है इलेक्ट्रॉन है तो ये सिर्फ 4 बॉन्ड से जो है वो अदर एलिमेंट के साथ या फिर अपने ही कार्बन भाई के साथ जो है वो बनाता है, 5 कभी नहीं बनाता है। इसलिए जो है वो मैंने क्या किया है यहाँ से इस हाइड्रोजन को इरेज कर दिया, यहाँ पे मैंने इस हाइड्रोजन को नहीं रखा, यही कारण है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा अल्डिहाइड का। कीटोन के लिए जो है आप क्या करेंगे, ये 3 कार्बन इस तरह से कर देंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो इस बार बीच में कर दीजिए ऑक्सीजन को। अब बचे हुए जगह पे हाइड्रोजन को डाल दीजिए, ये लीजिए 6 हो जाएंगे हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अल्डिहाइड में नाम हो जाएगा प्रोपेनल और कीटोन में नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ साइंस में जो है हम इसको आइसोमर कहते हैं। आइसोमर इसको कहते हैं जिसका कि मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर जो फार्मूला है वो डिफरेंट। ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप जो है वो उसका डिफरेंट हो या फिर स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट बने लेकिन मोलिकुलर फार्मूला सेम रहे। C3H6 वही है, ये दोनों जो है C3H6 वहीं से बना है लेकिन इनका स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो है ग्रुप वो अलग अलग है। ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोमर्स किसे कहते हैं, ड्रॉ करना है आपको दो आइसोमर C4H10 का जिसको ब्यूटेन बोलते हैं, इसका दो आइसोमर आपको जो है क्या करना है, ड्रॉ करना है। आइसोमर का मतलब हो गया कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग अलग दो जो है वो आपको शो करना है, दिखाना है और एक्सप्लेन करना है कि वाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर ऑफ द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्केन सीरीज। और आपको ये जो है एक्सप्लेन करना है कि पहले 3 मेंबर्स जो है कार्बन एटम का अल्केन सीरीज में
उसको हम लोग जो है आइसोमर के फॉर्म में शो नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों? तो एक एक करके देखेंगे, ठीक है? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो आइसोमर पहले किसको कहते हैं? तो आइसोमर आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है तो इनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो जाएगा। स्ट्रक्चरल दो आपको C4 एस्टेन का आइसोमर्स का पारना हुआ था, तो एक आप स्ट्रेट चेन में पार दीजिए और एक ब्रांच चेन में हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये ब्रांच चेन में ये लॉन्ग चेन हो गया, और इस कार्बन के साथ एक ब्रांच जो है मीथेन जो है मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ लगा हुआ है, और ये स्ट्रेट चेन है, तो ये एन ब्यूटेन हो गया। और इसका नेमिंग अगर हमें करना है तो इसका नेमिंग मैं आपको बताता हूँ करके, इसका नेमिंग आप कैसे करेंगे। इसका नेमिंग के लिए जो है आप क्या करेंगे, यहाँ से कर लीजिए 1 2 3, ठीक है? अब दो पर लगा है मिथाइल ग्रुप, ये CH3, दो पर मिथाइल ग्रुप, सो 2 मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन एटम का लॉन्ग चेन है, ये लॉन्ग चेन हमारा है, लॉन्ग चेन 3 कार्बन एटम का। सो 3 कार्बन एटम का लॉन्ग चेन है तो प्रॉप हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप हो गया, सिंगल बॉन्ड सारा है तो एन हो जाएगा, एन। तो ये आपका पूरा नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है? इस तरह से इसका नेमिंग कर लेंगे। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें आपसे कहा था कि जो 3 मेंबर्स हैं वो कभी भी मतलब आइसोमर शो नहीं करते हैं, ऐसा क्यों अल्केन ग्रुप में? तो जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं अल्केन सीरीज का, जैसे CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये कभी भी इनका जो आइसोमर जो है वो नहीं बन पाता है, ऐसा क्यों? तो एवं मेंबर्स, ये जो अल्केन का जो 3 मेंबर्स है पहले, इट नॉट पॉसिबल टू हैव ए डिफरेंट अरेंजमेंट, इनका जो है कभी भी मतलब पॉसिबल नहीं है कि इनका डिफरेंट अरेंजमेंट किया जा सके कार्बन एटम्स के लिए। दूस, इसलिए वी कैन नॉट हैव आइसोमर ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्केन सीरीज, इसलिए हम जो है ये कहते हैं कि इनका कभी भी आइसोमर्स जो है हम लोग बना नहीं सकते हैं पहले 3 मेंबर्स का। क्यों? क्योंकि ये इनका पॉसिबल ही नहीं है डिफरेंट अरेंजमेंट, इनका डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इनका जो अरेंजमेंट आपका जो बेसिक अरेंजमेंट हम लोग करते आए हैं वही अरेंजमेंट इनका होगा, इनका डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? समझ गए? समझ गए। जैसे सर, जैसे सर बताएंगे सर, जैसे जैसे आप CH4 का अगर आप स्ट्रक्चर पा रहे आइसोमर बनाना चाहें, तो CH4 है तो ये एक सी है, एक कार्बन है तो एक कार्बन, और उसके बाद 4 इसके साथ हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये लो हाइड्रोजन हो गया। अब इसके साथ अगर तो और इसके बाद तो और कोई कार्बन है ही नहीं कि स्ट्रक्चर हम इसका ब्रांच में चेंज कर दें या फिर और तरीके से करते हैं, है ही नहीं कोई, तो इसका एक ही एक सिंगल स्ट्रक्चर बन सकता है, तो इसका आइसोमर बनेगा ही नहीं। उसी तरह से C2H6 का अगर हम देखें तो 2 कार्बन है, उसके बाद जो बचा हुआ वो सारा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर में मान लो ये हमारा पहला कार्बन है, एक सेकेंड, दूसरा स्ट्रक्चर में मान लो ये हमारा पहला कार्बन है, इस बार हमने ये दूसरे वाले कार्बन को यहाँ जोड़ दिया, ठीक है? तो यार देखो अभी भी तो ये एक लॉन्ग चेन है, और अभी भी इस बार मेरा इस तरह से लॉन्ग चेन हो गया, तो यार स्ट्रक्चर तो सेम ही रहा, दोनों का नाम तो सेम ही रह जाएगा। ये भी आपका एन इथेन हो जाएगा और ये भी आपका एन इथेन है, नॉर्मल इथेन, और ये भी नॉर्मल इथेन। तो यार स्ट्रक्चर कहाँ डिफरेंट हुआ? स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम ही हुआ। तो C2H6 का भी जो है हम लोग आइसोमर नहीं शो कर सकते। उसी तरह से C3H8 का देख लीजिए, ये 3 कार्बन हो गए, नॉर्मल पहले बना रहे हैं, नॉर्मल आपका प्रोपेन बना रहे हैं, तो ये एक पहला हमारा स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं, इस कार्बन को लाके यहाँ बीच में इसके पास लगा देते हैं, तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरे वाले में अगर हम करना चाहें तो ये 2 कार्बन को इधर रखते हैं, तीसरे कार्बन को यहाँ रखते हैं, बाकी बचा हुआ सारा हाइड्रोजन हो जाएगा, बाकी बचे हुए सारे हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यार अभी भी तो ये एक लॉन्ग चेन है, अभी भी तो ये एक लॉन्ग चेन है, ब्रांच में कहाँ है ये? अभी भी तो ये एक लॉन्ग चेन है। तो इसका भी इस दोनों का नेमिंग कीजिएगा तो दोनों का नेमिंग सेम ही आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इन तीनों का जो है आपका क्या है, कभी भी आइसोमर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है? चलो, अच्छा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लिए इस क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन जब हो गया तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है इथेन, इथीन और इथाइन का। तो पहला आपका इथेन का है। इथेन के लिए जब आप फार्मूला जो इथेन का होता है वो C2H6 होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में C2 है तो यानी 2 कार्बन हो जाएगा C2 के लिए। डॉट स्ट्रक्चर में करना है तो ये बॉन्ड हटा दो,
तो एक कार्बन के लिए जो है यहाँ पे पहले वाले कार्बन का 4 जो है आपका क्या होगा, पहले वाले कार्बन का 4 एटम होंगे, 4 एटम। और ये दूसरे वाले कार्बन का 4 एटम होंगे, 4 वैलेंस सेल होता है तो 4 उसका इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन अब बचा, तो हाइड्रोजन अब लिख लेते हैं। हाइड्रोजन जो है अब इन सब पे इधर उधर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन बस होता है, तो ये हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और यही हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। अब सबको मिला लीजिए, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो हाइड्रोजन ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा हाइड्रोजन अपना इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। कार्बन को अगर हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो उसका अपना ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो कार्बन जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है इस तरह से, ठीक है। और इस कार्बन का भी दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये पहला वाला कार्बन। उसी तरह से दूसरा वाला कार्बन क्या करता है, इधर से ले लेता है और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेता है इस तरह से। तो ये जो बना स्ट्रक्चर ये आपका है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी तरह से आप इथेन और इथाइन का कर लीजिएगा, होमवर्क है। और नहीं अगर समझ में आएगा तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ये है इथेन का आपका, इथेन का जो है आपका ये क्या है, डॉट स्ट्रक्चर है, मैंने पहले बता दिया कैसे बनेगा। फॉर्मूला C2H4 होता है। देन उसके बाद ये इथाइन का है। इथाइन का आपका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से आप देख लीजिए बनेगा। और ये आपका फॉर्मूला C2H2 होता है इथाइन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे ऊपर, यानी हमारे पास अब अगला क्वेश्चन आता है पूरे के पूरे 1 से भी आधा रुपए का चलो सर, फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं कार्बन्स कंपाउंड में, और टेबुलर स्ट्रक्चर आपको बताना है स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज का, एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए उसमें, ये आपको यहाँ पे कह रहा है दोनों का। किसका किसका, इथेनॉल का और इथेनोइक एसिड का। चलो, तो पहले तो फंक्शनल ग्रुप का क्या है डेफिनेशन हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, कौन से क्वेश्चन में सर, क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसमें हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, और हमने डेफिनेशन दिखा दिया, नहीं देखें तो वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का कहाँ पे हमने डेफिनेशन बताया, वहाँ से आप पढ़ लेंगे। बाकी अब शुरू से लास्ट तक आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपने फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन देख ही लिया होगा जहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, रेफर्स टू आंसर नंबर 30। देन नेक्स्ट देखते हैं जो सेकंड इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टेबुलर एक टेबल बनाइए जिसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप जो है वो हो किसका किसका, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का। सो इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होता है, सबको पता है। इथेनोइक एसिड का जो फार्मूला होता है वो CH3COOH होता है इथेनोइक एसिड का, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर इथेनॉल का बना है तो ये आपका इस तरह का बनेगा, और इथेनोइक एसिड का बना है तो इस तरह का बनेगा, याद रखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब यहाँ पे OH ग्रुप लगा है तो ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे COOH लगा है यानी कि कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर लेंगे इसको, इस तरह के क्वेश्चन को। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ आ सकता है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया। स्ट्रक्चर फार्मूला आपसे पूछा है बेंजीन का, जिसका कि जो फार्मूला होता है वो C6H6 होता है। तो आप देख लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, ये यहाँ पे कार्बन लगे होंगे, इस तरह से कार्बन लगा लेंगे पहले, इस तरह के शेप में आप कार्बन को जो है वो लिख लेंगे। देन उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड जो है वो क्या कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे आप अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा लीजिए, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, और एक यहाँ पे हो जाएगा, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। सही है, समझ गए, इस तरह से आप बेंजीन का बना लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मजा आ रहा है क्वेश्चन आपने जो है ना एकदम धांसू धांसू लाया है, यहाँ से क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा सर। चलो, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है,
ठीक है। आपको डिफरेंस बताना है अल्केन्स और अल्कीन्स में, अल्केन और अल्कीन्स में, एंड ईच ऑफ देम फ्रॉम अल्काइंस, अल्काइंस में भी जो है आपको थोड़ा बहुत बता देना है डिफरेंस। गिवन वन एग्जाम्पल भी आपको देना है, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है आपको जस्टिफाई करने के लिए आंसर। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, देखते हैं कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का एटम्स रहता है, उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दूज हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि जो हाइड्रोकार्बन्स है विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, वो हाइड्रोजन मतलब कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसको अल्केन्स कहते हैं या फिर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। वहीं पर जो डबल बॉन्ड अगर हो कार्बन कार्बन बीच के बीच मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको अल्कीन्स या अल्काइंस कहते हैं। मतलब अल्कीन्स किसको कहेंगे, जिसके बीच में जो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन्स हो गया, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइंस हो जाएगा। और या फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हम लोग इन दोनों को मिला के कह सकते हैं। अल्केन्स के लिए जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड का जो होता है उनके बीच में, एग्जाम्पल में मीथेन हो जाएगा। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और इथीन जो है इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा C2H4। अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जो इथाइन है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा C2H2। ठीक है, देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स जो है आपका, इसका क्या करना है, क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ द एबव एग्जांपल्स, इस एग्जांपल का जो है आपको स्ट्रक्चर बताना है, यानी CH4 का स्ट्रक्चर बताना है। तो CH4 का स्ट्रक्चर देखिए इस तरह का होता है, कार्बन पे 4 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से शेयर हो जाएगा। C2H4 के लिए तो C2 दो कार्बन है तो ये हो गया, H4 है तो ये इस तरह से आपका, इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कार्बन का कितना बॉन्ड शेयर हुआ, तो ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, और ये तीसरा बॉन्ड इस कार्बन के लिए। अभी भी इस कार्बन पे एक बॉन्ड जो है वो बचा हुआ है। इसके लिए देखो एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, इस पे भी एक कार्बन का बॉन्ड बचा हुआ है, यानी एक इस पे भी ये भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि C2H4 का जो है आपका जो होगा स्ट्रक्चर, वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, तो C2H2 का स्ट्रक्चर आपका इस तरह का होगा, बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए देन नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या, कि ड्रॉ कीजिए दो पॉसिबल आइसोमर्स कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C3H6O है। यार इसका हम लोग कर चुके हैं, C3H6O का जो अभी हम लोग कर चुके हैं, जिसका नाम एक का प्रोपेनोन होगा और प्रोपेन अल होगा। अल्डिहाइड के लिए एक बार कीटोन के लिए हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, कर चुके हैं ना, याद कीजिए। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको जो है वो शो करना है, तो ये एक देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए किसका, C3H6O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए। तो यार सिंपल सा है, कार्बन 3 है तो इस तरह से 3 कार्बन कर लेंगे, और हर एक कार्बन का 4 4 बॉन्ड जो है वो इसके सामने ऐसे कर देंगे हर एक कार्बन के लिए। ठीक है, इस तरह से। अब कार्बन का जो वो है, एक ऑक्सीजन भी है साथ में, तो जब एक ऑक्सीजन है साथ में, तो आप ऑक्सीजन को भी आप कहीं जो है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन है इस जगह पे, तो इस जगह पे ये ऑक्सीजन कर लीजिए। ऑक्सीजन के पास जो है टोटल कितने होते हैं, टोटल ऑक्सीजन के पास ये इस तरह से हो जाएगा, टोटल 6 होते हैं ना ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर हम वैलेंसी निकालें K L M, तो ऑक्सीजन 8 पे आता है, तो 2 और 6 लास्ट में जो है वो 6 बचा, यानी कि इस पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा। अब आएगा हाइड्रोजन भाई साहब, तो हाइड्रोजन यहाँ लगेगा अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ लगेगा 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 एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, समझ गए।
अब यहाँ पे एक लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया सर? ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है जी सर, बन जाएगा। अब यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन बचा, मान लो यहाँ पे अगर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाता। तो इस कार्बन के लिए टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि मुमकिन नहीं है, मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन का एक ये जो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और यहाँ पर इस जगह पर जो है आपका क्या होगा, इस जगह पे एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, और इधर से एक ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन जो है मिल करके डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। और बाकी अब जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इन सबको इस तरह से ऐड कर दीजिए, इस तरह से। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आप सबको क्या कर लीजिए, ऑक्टेट रूल से इधर गोला घेरा कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता रखा है कैसे करना है। तो इस तरह से आप प्रोपेनॉन का और प्रोपेनॉल का जो है आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं कैसे हुआ है। मैंने ऐसे ऊपर चर्चा कर रखा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कैसे किया जाता है। हाइड्रोजन जो है वो अपना दो इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा। जैसे इस वाले केस में देखिए, ये जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन है उनका टोटल दो ही इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन अपना वाला, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का लिया है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर के दो इलेक्ट्रॉन का घेरा बनाया है। और कार्बन क्या करेगा, आठ इलेक्ट्रॉन अपने अंदर का घेरा बनाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इस बगल वाले कार्बन से ले लेगा, और यहाँ पे एक बड़ा सा गोला बना लेगा जिसके अंदर आठ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे। गिनेंगे तो आठ इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। चलो, इस तरह से प्रोपेनॉन और प्रोपेनॉल का कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या है सर? एक्सप्लेन करना है आइसोमर किसे कहते हैं, और चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। आइसोमर मैंने 10 बार जो है एक्सप्लेन कर दिया कि जिसका सेम मोलिकुलर फार्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो, उसको आइसोमर कहते हैं। और इस फिनोमिना को ही हम लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। आइसोमर के ही फिनोमिना को आइसोमरिज्म कहते हैं। चार कैरेक्टरिस्टिक्स में से पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि सेम मोलिकुलर फार्मूला होना चाहिए लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा ये है कि हाइड्रोकार्बन्स जो है, हाइड्रोकार्बन्स में जो आइसोमर का पॉसिबल जो है वो सिर्फ तभी होगा, हाइड्रोकार्बन में आइसोमर्स जो है वो तभी बनेंगे, isomer is possible only with hydrocarbons have four or more than carbon atoms। यानी आइसोमर्स तभी बनेगा हाइड्रोकार्बन में, मतलब हाइड्रोकार्बन का आइसोमर तभी बनेगा जब चार या चार से ज्यादा कार्बन एटम्स किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो वो आइसोमर का प्रॉपर्टी शो करेगा। तीसरा ये है कि ड्यू टू आइसोमर, आइसोमर के कारण जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो रिप्रेजेंट किया जाता है दो या दो से अदर डिफरेंट कंपाउंड्स में। चौथा प्रॉपर्टी ये कहता है कि ड्यू टू आइसोमर्स, आइसोमर के कारण जो डिफरेंट कंपाउंड्स है वो उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो जाता है। इस तरह से चार कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आप बता सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेम द प्रोसेस, प्रोसेस बताना है अनसैचुरेटेड फैट्स जो चेंज करता है सैचुरेटेड फैट्स में। अनसैचुरेटेड फैट्स चेंज हो जाए सैचुरेटेड फैट्स में, तो वो आपका हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड फैट्स को हम लोग चेंज करते हैं सैचुरेटेड फैट्स में। ठीक है, चलो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको केमिकल इक्वेशन को शो करना है कि व्हाट हैपन जब हम मीथेन को ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब मीथेन को क्लोरीन के साथ जो है रिएक्शन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा केमिकल रिएक्शन, ये आपसे पूछा है। तो याद रखें, जब हम लोग मीथेन को ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इस रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर जो है क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो एक क्लोरीन को लेकर के बाहर निकल जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकाल लेता है, और वहाँ पे जो है आपका क्लोरोमीथेन फॉर्म कर लेता है। यानी कि मीथेन जो है रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्लोरोमीथेन बनाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रिएक्शन होगा। चलो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन ये है कि राइट द रिस्पेक्टिव केमिकल रिएक्शन।
आपको एक रिस्पेक्टिव केमिकल रिएक्शन राइट करना है जब मीथेन जो है बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब मीथेन का रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, कैसे होगा, वो चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मीथेन को जब आप ऑक्सीजन के साथ जो है बर्न कीजिएगा, यानी यहाँ पे हीट कीजिएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और वाटर जो है आपको बाहर निकलेगा। और हीट जो है, हीट का जो है आपका वहाँ पे हीट एनर्जी बाहर निकलेगी और लाइट भी वहाँ से बाहर निकलेगा। ये आपका यहाँ पे रिएक्शन होगा जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हीट और लाइट जो है बनता है वहाँ पे, यानी कि निकलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट है कि राइट वन केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो है आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताने हैं सब्सटीट्यूशन में। तो देखो, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का भी हम लोग ऊपर सनलाइट का करके आए हैं कि मीथेन को जब क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो क्लोरोमीथेन बनता है, इससे बाहर निकल जाता है। तो यही आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है कि गिव रीजन फॉर अ फॉलोइंग एसिटाइलिन बर्न्स विथ स्कूटी फ्लेम। स्कूटी फ्लेम जो है, स्कूटी सूती, सूती, स्कूटी नहीं है, सूटी है, सूटी। सूटी फ्लेम से जो है हम लोग बर्न करते हैं जब एसिटाइलिन को। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो होता है, यही को हम लोग एसिटाइलिन कहते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है। तो एसिटाइलिन को जब हम लोग किसको, सूटी फ्लेम से जब रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा। तो एसिटाइलिन जो है वो एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। आप लिखेंगे कि इट इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका स्ट्रक्चर ये है। वेयर कार्बन कंटेंट इज मोर देन द हाइड्रोजन कंटेंट। यानी कि यहाँ पे जो कार्बन जो है वो कंटेंट जो है वो ज़्यादा है हाइड्रोजन कंटेंट से। हेंस इसीलिए कार्बन जो है इज नॉट कम्प्लीटली बर्न, इसलिए कार्बन जो है वो पूरी तरह से बर्न नहीं होगा, क्योंकि कार्बन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन जो है वो डायरेक्ट अटैच है दूसरे कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड से। और कार्बन कार्बन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए कार्बन जो है वो नॉट कम्प्लीटली बर्न, कार्बन पूरी तरह से नहीं जलेगा, इसलिए थोड़ा बहुत अनबर्न रह जाएगा कार्बन, डिपॉजिटेड एज, और वो जो है डिपॉजिट हो जाएगा सूप के फॉर्म में, यानी राख के फॉर्म में कह सकते हैं, या फिर जला हुआ चीज़ों के फॉर्म में जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। चलो, ये इस तरह से आप रीजन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रीजन बताना है कि किरोसिन डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। जो किरोसिन है वो डीकलराइज जो है वो नहीं करता है ब्रोमीन वाटर को, और वहीं पर जो कुकिंग ऑयल है वो कर देता है। ठीक है, किरोसिन को डीकलराइज, ऐसा क्यों। तो याद रखेंगे, जो कुकिंग ऑयल है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स है जो कि डीकोलराइज कर देता है ब्रोमीन वाटर को, इसलिए क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन वहाँ पे एक एडिशन प्रोडक्ट होता है। लेकिन कीरोसिन जो है वो एक सेचुरेटेड कंपाउंड है जो कि ब्रोमीन को डीकोलराइज नहीं कर पाता है। ठीक है, आप इस तरह से जो है इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, इसको क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होगा जब हम 5% अल्कलीन KMnO4 को जो है सोल्यूशन में ऐड कर दे, यानी 5% अल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन ऐड कर देते हैं ड्रॉप वाइज वार्म इथेनॉल में, यानी गर्म इथेनॉल में 5% KMnO4 ऐड कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा टेस्ट ट्यूब में, तो उस समय क्या होगा आपको बताना है, क्या वहाँ पे रोल हुआ उस रिएक्शन का। ठीक है, तो जब 5% आप ऐड कीजिएगा KMnO4 ऐड कीजिएगा उसमें, तो वो अल्कली के फॉर्म में वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, और इथेनॉल यानी अल्कोहल को वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा, यानी कि वार्म इथेनॉल में जब आप डालेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन एक ऐड हो जाता है तो इथेनोइक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। यानी इथेनॉल था पहले CH3CH2OH था, इसमें मतलब कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा तो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे KMnO4 जो है एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है यहाँ पर। चलो, KMnO4 प्रोवाइडेड ऑक्सीजन टू इथोन टू कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड। जो KMnO4 है वो प्रोवाइड करता है एक ऑक्सीजन जो कि अल्कोहल यानी इथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है इथेनोइक एसिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 ml जो इथेनॉल है एक टेस्ट ट्यूब में जो है हम लोग लिए और वार्म किए वाटर बाथ में, वाटर बाथ में जो हम लोग उसको क्या कर दिए, गर्म कर रहे हैं, और उसके बाद 5% एक अल्कली पोटेशियम पर मैग्नेट ले लिए, यानी वही KMnO4 ले लिए, और उसको ऐड कर दिए ड्रॉप वाइज सोल्यूशन में एक्सेस मात्रा में।
देन इन एक्सेस, बहुत एक्सेस मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होगा, 5% सोल्यूशन केमिनोफोर ऐड करते हैं। दूसरा है इसका रोल क्या है पोटेशियम परमैंगनेट का, क्या ऐड करने पे वहाँ पे क्या होगा, एक्सेस मात्रा। तीसरा है इसका केमिकल रिएक्शन भी आपको बताना है। तो सबको पता है यार 5% जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं केमिनोफोर, तो 5 ग्राम केमिनोफोर मतलब 5% का मतलब मान लो 5 ग्राम केमिनोफोर ऐड कर रहे हैं। तो 5 ग्राम केमिनोफोर ऐड करोगे टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम यानी 100% का होता है। एक देखो 5% को हम लोग 5 ग्राम मान लिए, तो 100% यानी 100 ग्राम का पूरा सोल्यूशन है जिसमें से 5 ग्राम हमने KNO4 ऐड कर दिया। तो टोटल और कितने सोल्यूशन बच गए वाटर के, तो 95 ग्राम ऑफ वाटर वहां पे हो गया। ये इस तरह से आपका पहला वाला हो गया। दूसरा वाला का वहाँ पे KNO4 का रोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होगा, ऑक्सीजन को ऐड करेगा और इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे उसका रोल होगा। एक्सेस में आप KNO4 को ऐड कीजिएगा तो पर्पल कलर में जो है वो आपका क्या हो जाता है, इंडिकेट हो जाता है। और नो मोर अल्कोहल इज लेफ्ट, और वहां से कोई अल्कोहल जो है वो लेफ्ट नहीं होगा। एक्सेस में डालिएगा तो वहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा, यानी KMNO4 को आप एक्सेस मात्रा में वहां पे डाल दीजिएगा तो वहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, अल्कोहल का अल्कोहल ही रह जाएगा। ठीक है, नो रिएक्शन होगा। तीसरा है अगर हम लोग ड्रॉप वाइज करके डालें KMNO4 को तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह KMNO4 काम करेगा और इथेनॉल को जो है ऑक्सीडाइज कर देगा और एक ऑक्सीजन ऐड कर देगा तो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि हमने इससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उम्मीद है आपको सारा समझ में आ रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे क्वेश्चन फंसेगा ही भाई, याद रखना। सारा पढ़ के जाना, एक बार रिवाइज कर लेना इन सब का। ये क्वेश्चन है कि दो कार्बन कंपाउंड है एक्स और वाई, जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है एंड C5H12 है रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये आपको दिया हुआ है C4H8 और C5H12 जो है वहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है एक्स और वाई का। ठीक है, आपको बताना है कि विच वन ऑफ दिस मोस्ट लाइकली टू शो एडिशन रिएक्शन, इन दोनों में से कौन जो है एडिशन रिएक्शन को ज्यादा अच्छा तरीके से शो करेगा। जो करेगा तो उसका जस्टिफाई कीजिए आंसर, और केमिकल इक्वेशन भी आप कीजिए, एक्सप्लेन भी कीजिए इस एडिशन रिएक्शन को। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। आंसर हम लोग यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसका डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें, और टेंडेंसी टू कन्वर्ट, और वो टेंडेंसी रखे कन्वर्ट करने के लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी सिंगल बॉन्ड में, जब हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को हम लोग स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ऐड करते हैं तो वो टेंडेंसी रखे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होने का। एक्स टू हाइलोजेंस इटीसी, कुछ भी चीज, सच रिएक्शन इज कॉल्ड, उसी रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी एडिशन रिएक्शन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने में काम करता है। ये एक सिंपल भाषा में बोले तो ये समझ लीजिए। सो जो कंपाउंड एक्स है यानी C4H8 है, ठीक है, बिलोंगिंग टू अल्कीन सीरीज, ये जो है C4H8 जो है ये जो फार्मूला बैठ रहा है CnH2n का, जो कि एक अल्कीन सीरीज का होता है। यानी C4H8 जो है वो एक अल्कीन ग्रुप का है, और वहीं पे जो कंपाउंड वाई है C5H12, ये अल्केन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस फॉर्मूले को। ठीक है, सो कंपाउंड एक्स जो है वो अंडर गो एडिशन रिएक्शन, कंपाउंड एक्स जो है वो आपका अगर देखें यहाँ पर एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है वो आपका निकल या प्लेटिनम ले लेंगे 250 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा जो C4H8 है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है C4H8 का। अन यहाँ पे देखो कार्बन 4 है इस तरह से, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इसका जब हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो हाइड्रोजन जब यहाँ पे ऐड होता है तो यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है कि एक इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाता है और एक इस बीच वाले कार्बन के साथ, यहाँ वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाता है। ठीक है, जहाँ पे जिसके बीच का जो बॉन्ड टूटा है उन दोनों पे जाके एक एक हाइड्रोजन लग जाता है। ठीक है, यानी अगर हम इसको नॉर्मल दिखाएं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 है, ये है। इस पे जब हम लोग जो है H2 यानी यहाँ पे एडिशन रिएक्शन निकेल के प्रेजेंस में या फिर प्लेटिनम के प्रेजेंस में 250 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, तो ये क्या होता है कि यहाँ से ये ये जो बॉन्ड है यहाँ से ये एक बॉन्ड टूट जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाता है।
यानी कि अब हम इसको अगर बढ़िया से बनाना चाहें इसका स्ट्रक्चर, तो आपका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे बढ़िया से बना देते हैं। CH3, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा आकर के, और एक हाइड्रोजन इस वाले में ऐड हो जाएगा जहाँ से बॉन्ड टूटा है दोनों का, CH3। ये आपका यहाँ पे बन जाएगा ये, ठीक है, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फॉर्म हो गया, और फॉर्मूला हो गया C4H10। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? व्हाट हैपन ऑक्सीडाइज एजेंट इज एडेड टू प्रोपेनॉल। जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड करें प्रोपेनॉल में तो क्या होगा यार, प्रोपेनॉल में ऐड करोगे यानी अल्कोहल में ऐड करोगे तो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बहुत बार पढ़ चुके। एक्सप्लेन करिए एक एग्जांपल से। सो देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, यानी कि जो सब्सटेंस जिसमें सप्लाई हो रहा हो ऑक्सीजन, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा हो, यानी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो बोल सकते हैं उस रिएक्शन में, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन, और उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट का हम लोग यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन को ऐड करने में, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट का अगर हम देखें KMnO4 का देखते हैं, तो इसका यूज कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग के लिए, जैसे प्रोपेनॉल है तो इसमें जब हम हीट करते हैं और अल्कली जो अल्कली में सोल्यूशन ऑफ KMnO4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड में चेंज हो जाता है। अब ये चीजें हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ड्रॉ कीजिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इथाइन का। इथाइन का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइंड करना है। इथाइन का मतलब क्या हो गया कि C ट्रिपल बॉन्ड CH और एक इधर BH, इसका आपको क्या करना है, डॉट स्ट्रक्चर फाइंड करना है। तो ये लीजिए यहाँ पर ये हो गया, इस तरह से ट्रिपल यहाँ पे जो है बॉन्ड होगा, तो इस तरह से 3 बॉन्ड इधर हो जाएंगे और एक बॉन्ड बेचारा बाहर हो जाएगा कार्बन का। अब यहाँ एक हाइड्रोजन है दो, तो एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो दो का इलेक्ट्रॉन को लेकर के सेटिस्फाई हो जाएगा। और कार्बन क्या करेगा, ये पहला वाला कार्बन क्या करेगा, इस बगल वाले कार्बन का भी 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और अपना उसके इलेक्ट्रॉन है ही मिला के 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। उसी तरह से सेम दूसरा वाला बगल वाला कार्बन जो है बगल वाले कार्बन का ले लेगा, और हाइड्रोजन का एक ले लेगा, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। समझ गए? तो इस तरह से आपका होगा। देन उसके बाद मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए यूज होता है। इन योर ओपिनियन व्हाई कैन नॉट बी यूजेज ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर ऑफ दिस पर्पस। इथाइन और एयर का क्यों नहीं हम लोग यूज करते हैं, हम लोग इथाइन और ऑक्सीजन का ही क्यों यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए? तो देख लेते हैं क्यों भाई। सो इथाइन और ऑक्सीजन जो है वो बर्न करते हैं, वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडेशन होता है इथाइन का वहां पर कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाता है उस प्लेस पर। और इफ इन द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, और जो जो प्लेस ऑक्सीजन का जो प्लेस है अगर हम उसकी जगह पे एयर रख देते हैं, तो एयर इज टेकन विथ कंटेन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एयर के पास काफी कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है, बाकी अदर और गैसेज होते हैं जो कि इनकम्प्लीट कंबशन होगा, यानी कि पूरी तरह से जो ऑक्सीजन है वहाँ पे नहीं जलेगा, उस जगह पे नहीं बढ़िया से जल पाएगा, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है रिक्वायर्ड जितना चाहिए हमें वेल्डिंग करने के लिए वो हमें नहीं मिल पाता है, और वहाँ पर वेल्डिंग हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज बर्न फॉर वेल्डिंग सो दैट कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टेक प्लेस। इफ in place of oxygen air is taken which contain less amount of oxygen, then incomplete combustion of oxygen takes place and temperature required for welding will not be attained। आप इस तरह से लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, मार्क्स आपका बहुत बढ़िया आ जाएगा अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो। बाकी मैं बताऊंगा अभी आपको एक लेक्चर बना के कि आप अपने आंसर जो बुक होगा उसमें किस तरह से लिखेंगे, ताकि जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करे उसको काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़े आपका बुक कॉपी जो सीट है उसको देख करके। ठीक है, मैं सब चीज़ बताऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको नेम बताने हैं, जनरल फार्मूला बताना है चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि एक एडिशनल रिएक्शन शो करता है विद हाइड्रोजन इज पॉसिबल। एडिशन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन इज पॉसिबल होता है उसमें शो करता है ये। यानी कि नेम और जनरल फार्मूला बताना है एक हाइड्रोकार्बन्स का, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन्स का। और यहाँ पे इसेंशियल कंडीशन आपको चाहिए, क्या इसेंशियल कंडीशन होना चाहिए एक एडिशन रिएक्शन होने के लिए, वो आपसे पूछ रहा है।
स्टेटिंग दिस कंडीशन, इस कंडीशन में जो स्टेटिंग करके केमिकल इक्वेशन भी हमें बताना है जिसमें कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जिसमें शो हो रहा हो। तो देख लेते हैं, जैसे अल्केन्स है, हैव जनरल फार्मूला अल्केन्स का जो होता है CnH2n होता है, अल्कीन्स का, अल्केन्स का नहीं, अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। अल्काइंस का वहीं पे जो फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। आर द क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये एक हाइड्रोकार्बन के ही फंक्शंस है या फिर टाइप्स है जिसमें हम लोग एडिशन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होता है। एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होने के लिए दो चीज़ चाहिए। पहला, प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें प्रेजेंस होना चाहिए। दूसरा, प्रेजेंस होना चाहिए कैटलिस्ट के फॉर्म में Na, प्लेटिनम या फिर Pd जो है आपका वहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए। ठीक है, लेट जिसको कहते हैं। सो लेट अस टेक प्लेस एन एग्जांपल ऑफ इथीन। इथीन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसमें एडिशन रिएक्शन लगाते हैं, हाइड्रोजन को इसमें ऐड करते हैं। जब हम हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट तो वो इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। यानी इथीन को कन्वर्ट कर दे रहा है इथेन में, किसके हेल्प से? निकल कैटलिस्ट के हेल्प से, जिसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा और बीच वाला एक बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं काफी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है? जी सर, मजा आ रहा है क्वेश्चन देख करके। चलो, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बताना है प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे प्रोसेस होता है। मेंटेन द कंडीशन ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन को मेंटेन, मतलब ये एक तरह से आपको रिएक्शन बताने वहाँ पर जो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कैसे होता है, किससे होता है। एंड एनी वन चेंजेस, और एक ऐसा चेंज बताइए फिजिकल प्रॉपर्टी में विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में एक ऐसा चेंज बताइए उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सुटेबल एग्जांपल के साथ जो है आप एक्सप्लेन कीजिए हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को किसी एक कंडीशन के साथ, किसी एक रिएक्शन में किसी एक कंडीशन के साथ, और उसमें एक चेंजेस हमें बताइए फिजिकल प्रॉपर्टी का। ये आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा जब क्लोरीन के साथ तो क्या होगा, रिएक्शन आप बताइए, और कौन सा टाइप का जो है यहाँ पे रिएक्शन होगा और क्यों होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला वाला में आप जब हाइड्रोजनेशन, जैसे कि हाइड्रोजनेशन के लिए ट्रिपल बॉन्ड और या फिर डबल बॉन्ड यानी कि अनसेचुरेटेड आपको हाइड्रोकार्बन चाहिए, तभी वहाँ पे आप जो है आप हाइड्रोजनेशन प्रोसेस लगाएंगे। सो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के लिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए। उस वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ठीक है, जैसे ये देखिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, इसमें जब हम निकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन ये जो है वो एक इसके साथ इस कार्बन के पास चला जाता है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाता है, बीच का ये बॉन्ड टूट जाता है। तो ये आपका वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये एक सेचुरेटेड कार्बन है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है जी सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है यहाँ पे, जो यहाँ आर आर दिख रहा है ना, ये आर आर दिख रहा है, ये अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप जैसे CH3 लगा हुआ हो उस तरह का हम लोग चीजों को अल्काइल ग्रुप कहते हैं। देयर इज चेंजेस ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सेचुरेटेड कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है क्या, कि ये ऑयल था यानी लिक्विड फॉर्म में था, और जब ये सेचुरेटेड में गया तो घी में कन्वर्ट हो गया यानी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि आप देख रहे हैं कि अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में जब कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के द्वारा, तो वो चेंज हो रहा है उसका स्टेट लिक्विड से सॉलिड में। इस चीज पे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में आपसे पूछा था, एक एग्जांपल तो आप ये मीथेन वाला दे सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, जो कि क्लोरोमीथेन यहाँ बनाता है, और यही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मीथेन को चेंज कर देता है क्लोरीन आइटम के साथ वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बताया हुआ था इसलिए मैंने उसको जल्दी निपटा दिया। नेक्स्ट एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन में कह रहा है कि जो एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस है, एस्टेरिफिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें स्वीट स्मेलिंग होता है एक सब्सटेंस का, यानी स्वीट स्मेल आता है एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस में, प्रोड्यूस होता है, एक स्वीट स्मेल प्रोड्यूस होता है एस्टेरिफिकेशन। रीजन में ये कह रहा है कि इसलिए व्हेन एस्टर रिएक्ट करता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अल्कोहल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन, तो वहाँ पे अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऑब्टेन होता है।
तो मैंने आपको असर्शन रीजन जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बढ़िया ट्रिक बताया है कि रीजन पढ़ने के बाद वहां पे आप बिकॉज लगा करके असर्शन को पढ़ लीजिए, अगर सही लग रहा है तो फिर आप ऑप्शन के हिसाब से चूज कर लीजिए, गलत लग रहा है या फिर सही लग रहा है। तो आप पढ़ेंगे कि व्हेन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब एस्टर रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो अल्कोहल फॉर्म होता है, एक सोडियम सॉल्ट आपको फॉर्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑब्टेन होता है। बिकॉज उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज इसलिए एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टरिफिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें स्वीट स्मेलिंग जो है सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो देखो एस्टरिफिकेशन में एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस तो प्रोड्यूस होता ही होता है, यानी असर्शन सही है। रीजन में भी भाई एस्टर का जब रिएक्शन करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम है एस्टर से आप जो है वो ले लेगा Cl को, तो यहाँ पे NaCl फॉर्म हो जाएगा, यानी एक सोडियम सॉल्ट जो है वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, सॉरी कार्बोक्सिल जो सोडियम सॉल्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। और अल्कोहलिक तो यहाँ से फॉर्म होगा ही, हाइड्रोक्साइड है और इधर एस्टरिफिकेशन है तो अल्कोहल भी फॉर्म होगा ही होगा। यानी कि रीजन भी सही है असर्शन भी सही है, दोनों ही सही है। अब ये देखना है क्या रीजन के हिसाब से असर्शन सही है, तो यहाँ कह रहा है कि एस्टर को रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। और उसके जस्ट बाद फिर बिकॉज लगा के देख रहे हैं तो कह रहा है कि एस्टरिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। कोई मतलब बैठ रहा है क्या, यहाँ कह रहा है कि अल्कोहल सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म होता है, फिर कह रहा है कि एसिडिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। नहीं बैठ पा रहा है, यानी कि रीजन के हिसाब से जो है असर्शन जो है वो सही नहीं है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका इस तरह का ऑप्शन दिया हो, तो बी ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। समझ गए होंगे असर्शन रीजन कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजन ही है। असर्शन कह रहा है कि इथेनोइक एसिड जो है उसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। रीजन कह रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर इथेनोइक एसिड का वो 290 के है। ठीक है, हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, कोल्ड क्लाइमेट्स में जो है वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो पहले वही सेम चीज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड है 290 के एंड हेंस इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर कोल्ड क्लाइमेट्स बिकॉज, उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पे बिकॉज इथेनोइक एसिड इज नोन एज, इसलिए हम लोग इथेनोइक एसिड को जो हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। यस, बैठ रहा है, सही बैठ रहा है भाई। ड्यूरिंग ड्यूरिंग विंटर सीजन में जो है वो कोल्ड क्लाइमेट के कारण वो फ्रीज हो जाता है, इसलिए इथेनोइक एसिड को हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। यस, रीजन के हिसाब से असर्शन भी सही है और असर्शन भी अपने हिसाब से सही है, रीजन भी अपने हिसाब से सही है, यानी ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्योर इथेनोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड जो है वो फ्रीज हो जाता है बिलो टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे जैसे घटता है। व्हाइट क्रिस्टल में जो है वो आपका यहाँ पे ग्लेशियर में शो होने लगता है, ग्लेशियर की तरह व्हाइट क्रिस्टल की तरह हमें दिखने लगता है। नेक्स्ट है इथेनोइक, इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल्स, इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल्स आपको स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल का। CH3COOH जो है वो इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है। तो ड्रॉ करेंगे आप जब यहाँ पे इथेनोइक एसिड को, तो यार इजी है इथेनोइक एसिड को ड्रॉ करना। ठीक है, इथेनोइक एसिड यानी कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, यानी कि COOH जो है आपका यहाँ बनेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इथेनोइक है यानी कि एक और कार्बन आइटम होगा क्योंकि एक यहाँ कार्बन हो गया, दूसरा ये हो गया। उसके बाद आप इस तरह से कार्ब हाइड्रोजन को जो है आप इसका वैलेंसी जो है वो पूरा कर देंगे बॉन्ड को, तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक एसिड CH3COOH है ना। तो पहले तो कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर बने, कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह का हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको इस तरह से करेंगे, ये यहाँ पे ऐसे भी नहीं, COH इस तरह से होगा और यहाँ डबल बॉन्ड O के साथ, ये कार्बोक्सिलिक का हो गया। उसके बाद CH3 एक और बच गया, तो CH3 बच गया तो ये C और ये 3 का हाइड्रोजन एटम का ये, बस इस तरह से आप स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक कंपाउंड एक्स है जो हीट करते हैं एक्सेस में तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपका बनता है एट 443 केल्विन पर।
गिव्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो हमें क्या करता है, गिव दे देता है। यानी कि एक कंपाउंड एक्स को जब हम हीट करते हैं काफ़ी एक्सेस में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 443 कैलिन पर, तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाई हमें दे देता है। एक्स जो है वो रिएक्ट करता है ऑल्सो सोडियम मेटल से, और वहाँ पे इवॉल्व होता है कलरलेस गैस जेड, एक कलरलेस गैस जेड जो है वो इवॉल्व होता है। ठीक है, कलरलेस गैस सबको पता है हाइड्रोजन भाई हो सकता है। सो आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई जेड को, और इसका इक्वेशन आपको लिख करके बताना है, और रोल क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का ये भी आपको बताना है। तो देखो एक्स जो है, जो कंसंट्रेटेड है, ठीक है, H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, तो वो हमें एक अल्कीन जो है दे रहा है। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होगा, अल्कीन दे रहा है। सो इट शुड बी ए अल्कोहल। सो हमें इससे ये पता चल रहा है कि वो पक्का एक अल्कोहल ही होगा, तभी वो क्या करता है, कन्वर्ट होकर के एक सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड में दे देता है। अल्कोहलिन एक ऐसा ग्रुप है, यानी कि अल्कोहलिन एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये हमें इथीन ग्रुप में या फिर अल्कीन ग्रुप में जो है कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, एज कंसनट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, यानी ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये हो गया कि यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है। हाइड्रोजन यानी कि डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग यानी यहाँ से डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर की कमी, तभी तो बोलते हैं कि मेरे से डिहाइड्रेट फील हो रहा है, यानी कि यहाँ से वाटर को बाहर निकाल रहा है। तो डिहाइड्रेटिंग की तरह H2SO4 यहाँ पे काम कर रहा है। एक्स जब Na से रिएक्शन करता है तो एक्स विथ Na के साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ से हमें ये भी कंफर्म हो गया कि इट इज एन अल्कोहल। तो हमें यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि ये जो है एक अल्कोहल ही होगा। ठीक है, जब एक्स जो है Na के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि अल्कोहली जो है वो रिएक्ट करता है जब सोडियम मेटल के साथ, तो वहाँ पे एक कलरलेस गैस हाइड्रोजन गैस हमें निकलता हुआ दिखता है। यहाँ से भी आप पकड़ सकते थे कि एक्स जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, तो जो सोडियम के साथ अगर कोई एक्स मेटल रिएक्शन कर रहा है तो वहाँ पे कलरलेस गैस तभी निकलता है जब अल्कोहल जो है रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के साथ, तो कलरलेस गैस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते थे, इस रिएक्शन को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, केमिकल इक्वेशन बताना है, व्हाट हैपन क्या होगा जब एस्टर को रिएक्ट किया जाएगा बेस के साथ, इथेनॉल को रिएक्ट किया जाएगा इथेनोइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ। सो देखो, जब एस्टर को रिएक्शन करोगे NaOH जो कैटलिस्ट के साथ यानी बेस के साथ, तो वहाँ पे इथेनॉल जो है आपको बन जाएगा और एक सोडियम इथेनोएट बनेगा, याद रखेंगे। ठीक है, इथाइल इथेनोएट ये इसका नाम होता है, इसको ही एस्टर कहते हैं। इसको जब आप बेस के साथ यानी NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो इथेनॉल एक जगह बनता है और एक जगह सोडियम इथेनोएट बन जाता है। इस रिएक्शन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि जब आप इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वो इथाइल इथेनोएट में जो है कन्वर्ट हो जाता है और वाटर गैस को बाहर निकाल देता है, सॉरी वाटर को जो है वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन अभी करके आए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन पे जब होता है, करके आए ना, तो ये अल्कोहल को 443 पे करेंगे तो इथीन में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखेंगे इस रिएक्शन को, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को पूछ रहा है, ये रिएक्शन जो है आप याद रखेंगे, जब हम लोग जो है इथाइल इथेनोइड का रिएक्शन NaOH से करते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइड का हमको फॉर्म हो जाता है और इथेनॉल जो है बन जाता है। रिएक्शन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इथेनोइक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है रिएक्शन करते हैं तो सोडियम इथेनोएट और वाटर गैस निकलता है, रिएक्शन याद रखेंगे। एंड इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करते हैं, इथाइल इथेनोएट और वाटर जो है निकल जाता है, इसको भी याद रखेंगे। बहुत बार ये रिएक्शन आ गया, देख ही रहे हैं कितने बार आ गया। नेक्स्ट, अल्कोहल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कंबशन रिएक्शन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकलता है, हीट और लाइट निकलता है। ये भी रिएक्शन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये ये वाला अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, इसको अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा।
और ये वाला भाई, ये वाला आप याद रखना, इस रिएक्शन को भी एक नया रिएक्शन है। इथेनोइक एसिड का रिएक्शन जब सोडियम बाइकार्बोनेट से करते हैं तो इथाइल सोडियम इथेनॉइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और वाटर भी साथ में निकलता है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, राइट स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बताना है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर फार्मूला बताना है, क्या होगा जब हम लोग हीट करेंगे एक्सेस मात्रा में H2SO4 को 443 केल्विन पे। यार ये बहुत बहुत बार रिएक्शन आ गया, देख लो खुद ही। और H2SO4 का क्या रिएक्शन है ये खुद से करना होमवर्क, ये मैं बार बार अब नहीं बताऊंगा, बार बार मैं नहीं बताने वाला, ये करा चुका हूँ। ठीक है, कर लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, डिस्टिंग्विश करना है आपको स्टेरिफिकेशन और स्पूनिफिकेशन रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, यहाँ पे आपको एस्टर और स्पूनिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा। सो स्टेरिफिकेशन और स्पूनिफिकेशन को आपको जो है यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है। तो स्टेरिफिकेशन उसको कहते हैं जब अल्कोहल को ऐड करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, एक एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एक फ्रूटी स्मेल हमको निकलता हुआ दिखता है और वहाँ एस्टर फॉर्म हो जाता है। इसी प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पे फ्रूटी स्मेल यानी फ्रूट के जैसा स्मेल, एक स्वीटी स्मेल हमें प्रोड्यूस होता हुआ दिखता है। स्पोनिफिकेशन में क्या होता है कि ऑयल या फैट्स जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑयल या फैट्स में हम लोग क्या करते हैं कि ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं ऑयल और फैट्स को, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ, और एक ग्लिसरॉल के साथ कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग स्पूनिफिकेशन कहते हैं। अगर इसका रिएक्शन अगर हम देखें तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखेंगे केमिकल रिएक्शन एस्टरिफिकेशन में, कि अल्कोहल यानी यहाँ पे इथेनॉल जो है, इसका जब हम इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एस्टर प्रोड्यूस हो जाता है और वाटर गैस प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे जो है इसका देखते हैं स्पूनिफिकेशन का, तो ये आपका ऑयल या फैट का स्ट्रक्चर है, इसको याद रख लेंगे। सॉरी। और इसका रिएक्शन जब बेस के साथ करते हैं तो ग्लिसरॉल हमें मिलता है और एक सोडियम स्टेरेट जो है हमें मिल जाता है, सोडियम स्टेरेट, ये है फॉर्मूला सोडियम स्टेरेट का, जो कि एक सॉल्ट होता है। यूज ऑफ एस्टर, एस्टर का यूज क्या है, तो एस्टर का यूज करते हैं परफ्यूम बनाने के लिए आर्टिफिशियली। और स्पोनिफिकेशन प्रोसेस का यूज क्या है, स्पोनिफिकेशन प्रोसेस का यूज है सोप्स को बनाने में, साबुन उबुन को बनाने में। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम इथेनॉल को रिएक्ट कर रहे हैं इथेनोइक एसिड के साथ प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस हो रहा है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपका। पहला कि क्लास ऑफ कंपाउंड आपको बताना है, जो फ्रूटी स्मेल कंपाउंड जो आप बन रहा है उसका केमिकल इक्वेशन भी आपको और केमिकल नेम भी आपको बताना है, और क्या रोल है H2SO4 का। यार ये बार बार फॉर्म जो है क्वेश्चन आ चुका है। कुछ नहीं, देखो इथेनोइक को जब इथेनॉल से करोगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो इथाइल इथेनॉइड बनेगा और वाटर गैस निकल जाएगा। ये बार बार आपका रिएक्शन आया यहाँ पर। और यहाँ पे H2SO4 का यहाँ पे कौन सा यहाँ पे रोल है, तो H2SO4 का यहाँ पे कैसा रोल है, तो इन एबव रिएक्शन जो एस्टेरिफिकेशन, इसी रिएक्शन का एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे जो कंसनट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट है, इसका रोल रोल जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह है। ठीक है, जो कि वहाँ से वाटर को रिमूव कर देता है, यही इसका रोल है। और ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो कि रिएक्शन को काफ़ी स्पीड होने में मदद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसको देखिए। केमिकल इक्वेशन आपको बताना है सोडियम के साथ। तो ये देखो इथेनोइक का जो है, अगर देखो इथेनोइक एसिड का सोडियम के साथ केमिकल इक्वेशन बताना था, तो इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH को जब सोडियम 2 मोल्स ऑफ Na के साथ करते हैं तो इथाइल इथेनॉइड सोडियम इथेनॉइड बन जाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम ड्रॉप करते हैं एक स्मॉल पीसेज ऑफ सोडियम एक टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड एक्स में, जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है, ये भी कर चुके हैं, तो एक ब्रिक्स रेफरेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है और एक गैस वाई प्रोड्यूस होता है वहाँ पर। गैस देखो, ब्रिक्स रेफरेंस में जब भी प्रोड्यूस होगा गैस, वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है क्या, जल्दी बताओ। जी नहीं सर, ये जरूरी नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो। कोई टीचर जो है बोल देता है कि ब्रेक रेफरेंस में जो भी गैस प्रोड्यूस होता है हमेशा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ये जरूरी नहीं है, याद रखेंगे आप।
ऑन ब्रिंगिंग ए बर्निंग स्प्लिंटर एट माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, मतलब कि टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाकर हम लोग जो है एक बर्न किया हुआ एक कोई भी माचिस का तीली कुछ भी ले जाकर वहां पर रखते हैं, तो एक पॉप साउंड निकलता है। अब इससे पता चल गया कि वो गैस कौन सा है पॉप साउंड निकालने वाला, हाइड्रोजन गैस है, सिंपल सा पॉप साउंड निकालता है, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। एक्स और वाई आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना था, तो वाई तो आपको पता चल ही गया कि हाइड्रोजन गैस है। केमिकल इक्वेशन भी बताना है आपको, नेम और स्ट्रक्चर भी आपको बताना है। और जब कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक्सेस में जब हम इसको करते हैं तो वहाँ पे क्या रिएक्शन होगा ये भी आपको बताना है। तो देखो, इथेनॉल जब रिएक्ट करता है सोडियम के साथ तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है जब पॉप साउंड निकलता है। यानी कि जो एक्स मटेरियल है वो इथेनॉल हो जाएगा, सोडियम के साथ रिएक्शन किया, सोडियम इथॉक्साइड बना और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया और यही एक्स और वाई है। ठीक है, चलो, एक्स हो गया इथेनॉल, वाई हो गया हाइड्रोजन गैस। अब इसका जब हम एक्सेस मात्रा में H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो डिहाइड्रेट हो जाता है और इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इथेनॉल जो है वो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा जब H2SO4 को एक्सेस मात्रा में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो। चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा भाइयों बहनों। क्वेश्चन है कि राइट थ्री डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, आपको तीन डिफरेंट केमिकल रिएक्शन बताना है सोविंग जो कन्वर्जन शो करे इथेनोइक एसिड को इथेन सोडियम इथेनोएट में। ऐसा तीन आपको डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो है वो आपको बताना है जिसमें इथेनोइक एसिड कन्वर्ट हो रहा हो सोडियम इथेनोएट में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बताना है, नेम रिएक्टेंट्स की तरफ जो बन रहा और प्रोडक्ट की तरफ जो बन रहा है उसका नाम भी आपको बताना है। ठीक है, इथेनोइक एसिड और सोडियम इथेनोएट का। देखो, पहला, इथेनोइक एसिड को जब हम लोग जो है रिएक्ट करेंगे Na2CO3 के साथ तो सोडियम इथेनोएट में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। यानी इथेनोइक एसिड को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ करते हैं तो सोडियम इथेनोएट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और वाटर यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, ये आपका एक रिएक्शन है, इसको याद रखेंगे, इससे आप सोडियम इथेनोएट फॉर्म करते हैं। दूसरा है कि जब इथेनोइक एसिड का रिएक्शन जब NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो सोडियम इथेनोएट फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है, वाटर भी फॉर्म होता है। और तीसरा है जब हम लोग इथेनोइक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं तब भी सोडियम इथेनोएट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है। ये तीन रिएक्शन आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन, जो कि एक तरह का वाइन है। पी जब रिएक्ट करता है एसिडिफाइंग K2Cr2O7 के साथ तो एक अनदर कंपाउंड क्यू में फॉर्म होता है। ठीक है, एंड जब हम एक पीस ऑफ सोडियम एटम उसमें ऐड करते हैं क्यू में, इस क्यू में जब हम पीस ऑफ सोडियम एटम ऐड करते हैं तो एक आर गैस हमारा निकलता हुआ दिखता है जो कि पॉप साउंड यार पकड़ा गया। कौन सा आर गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ बतानी है क्या है कैसे। तो पी जो है वो आपका इथेनॉल हो जाएगा, जो कि वाइन कह रहा है तो भाई अल्कोहल ही होगा तो इथेनॉल ही हो जाएगा। रिएक्शन करेंगे एसिडिफाइंग K2Cr2O7 के साथ तो क्यू गैस जो है आपका जो फॉर्म होगा वो इथेनोइक होगा क्योंकि K2Cr2O7 जो है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अब जब इससे इथेनोइक को जो है रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ तो सोडियम इथेनॉइड जो है आपका यहाँ पे बन जाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलता है। ये आपका यहाँ पे टोटल रिएक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से इस तरह क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखो कितने सारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कितना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको करा दिया। एस्टर बताना है, एस्टर क्या है, प्रिपेयर उसका कैसे प्रिपेयर किया जाता है और दो यूजेस बताइए एस्टर का। बार बार पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। एस्टर का जनरली यूज करते हैं आपका जो जनरली वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में होता है एस्टर, और एक प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल होता है उसका। एस्टर जो प्रिपेयर किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करके अल्कोहल के साथ, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 को एज ए कैटलिस्ट के यूज करके। ठीक है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट करते हैं तो इथेनॉल के फॉर्म में जो है वो फॉर्म होता है एस्टर में। यानी इथेनोइक का रिएक्शन करते हैं इथेनॉल के साथ एज ए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 तो इथेनोइक इथाइल इथेनोएट में कन्वर्ट हो जाता है। दो यूजेस एस्टर का है, पहला कि वो परफ्यूम में बनता है, दूसरा आर्टिफिशियल फ्लेवर में हम लोग यूज़ करते हैं उसको, या फिर आइसक्रीम का जो फ्लेवर होता है स्वीट या कोल्ड ड्रिंक में यूज़ होता है उसमें हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं।
कार्बोक्सिलिक एसिड मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, कंपाउंड एक्स जो है फॉर्म हो रहा है वहाँ पे। फिर जो अल्कोहल ऑक्सीडेशन जो है अल्कली KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है एसिडिफाइंग रिएक्शन में, कार्बोक्सिलिक एसिड C2H4O2 जो है वहाँ पे जो है आपका क्या हो रहा है, फॉर्म हो जा रहा है। नेम और स्ट्रक्चर जो आपको बताना है, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करके, दूसरा अल्कोहल के साथ, और तीसरा कंपाउंड एक्स, ये चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। कार्बोक्सिलिक एसिड है C2H4O2, इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटलिस्ट में, कंपाउंड एक्स फॉर्म हो रहा है। फिर जो अल्कोहल ऑफ ऑक्सीडेशन, इस अल्कोहल जो फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ, तो वहाँ पे एसिडिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है सेम कार्बोक्सिलिक एसिड C2H4O2 के साथ। नेम और स्ट्रक्चर आपको बताना है कार्बोक्सिलिक का, अल्कोहलिक का और कंपाउंड एक्स का। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बोक्सिलिक इसका C2H4O2 का, इट इज एन एसिटिक एसिड। इसको, इसका जब हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमें पता चला कि ये एक एसिटिक एसिड है, जिसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, देन अब इसका रिएक्शन करेंगे अल्कोहल के साथ, प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो एक कंपाउंड एक्स फॉर्म हो रहा है। तो जब हम इथेनॉल का रिएक्शन करते हैं KMnO4 के साथ, तो जो कंपाउंड एक्स जो फॉर्म होगा वो आपका यहाँ पे कौन सा फॉर्म होगा देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका रिएक्शन जब हम KMnO4 के साथ कर रहे हैं, तो पहले तो ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, एंड देन जो इथेनोइक एसिड में जो कन्वर्ट हो रहा है, इसका रिएक्शन जब हम फिर इथेनॉल से करते हैं, जैसा कि हमारा क्वेश्चन में कह रहा था, एज ए कैटलिस्ट H2SO4, तब जाके हमारा कंपाउंड एक्स वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो कि CH3COOCH2CH3, जिसको हम लोग इथाइन इथेनॉइड कहते हैं, ये फॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन हमारा यही तो कह रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटलिस्ट के फॉर्म में, तो एक्स कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। और उससे पहले अल्कोहल जो है आपका, अल्कोहल को उससे पहले क्या कर रहे हैं कि अल्कोहल को सबसे पहले ऑक्सीडेशन कर रहे हैं KMnO4 के साथ, तब वो एसिडिफिकेशन रिएक्शन के साथ, तो अब जाके वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बन रहा है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन फिर से कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है आपका, एक्स कंपाउंड वहां पे फॉर्म हो रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एक्स कंपाउंड जो है वो हमारा निकल गया। देन उसके बाद आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने के लिए कह रहा था, स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का, अल्कोहल का और कंपाउंड एक्स का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो मान लो इथेनोइक, इथेनोइक का ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इथेनोइक का स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा, इथेनॉल का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, और जो कंपाउंड एक्स जो हमारे पास बन के आया है, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट जो कंपाउंड बन के आया है, उसका स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, ये होगा। ठीक है, ये है हमारा इथाइल इथेनोएट। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए, इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, ये एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर इस बार पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल इक्वेशन आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि व्हाट हैपन, क्या होगा जब इथेनॉल को हीट करते हैं एक अल्कली सॉल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा। दो फिजिकल प्रॉपर्टी बताना है और दो यूजेस बताना है इथेनॉल का। तो यार देखो, इथेनॉल का जब KMnO4 के साथ करोगे, तो यार अल्कोहल, अल्कोहल से वो कार्बोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा। दो फिजिकल प्रॉपर्टी में, पहला है कि लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, और सोल्यूबल होता है वाटर में, ऑल प्रोपोर्शनल में, किसी भी पोर्शन में सोल्यूबल होता है। और दो यूजेज इथेनॉल का बताएं, तो पहला कि लिक्वायर और ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं पर्पज के लिए, और ये एक गुड सॉल्वेंट है, और मेडिसिन में यूज करते हैं इसको, टिंचर के लिए, टीचर ऑफ आयोडीन के लिए, कफ सिरप के लिए, या फिर बहुत से टॉनिक्स में हम लोग इसको यूज कर लेते हैं मेडिसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखेंगे अपना, तो इसमें है कि केमिकल जो है आपका इक्वेशन आपको बताना है, दो एग्जांपल्स देने हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल का, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करके दो एग्जांपल्स भी देने हैं आपको। से हमारा इथेनॉल है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो हमारा इथेनोइक में कन्वर्ट हो रहा है। अब मान लो ये हमारा इथेनॉल है, इसका फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे इस बार KMnO4 के प्रेजेंस में करेंगे, तो इस बार हमारा इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये दो हमारा यहाँ पे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, एक बार K2Cr2O के साथ किए ऑक्सीडेशन, और एक बार KMnO4 के साथ किए, दोनों में सेम प्रोडक्ट हमारे पास फाइंड होके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26वां नंबर, कैरी आउट द कन्वर्सेशन। यहाँ पे कंजर्व आपको कन्वर्जन करना है
इथेनॉल को इथेनीन में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिफरेंट बताना है और एक एग्जांपल देना है। तो सबसे पहले जब आप इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करोगे, तो इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करने के लिए वही सेम चीज़ कंसनट्रेटेड H2SO4 को 443 केल्विन पे कर दो तो हो जाएगा। दूसरा है कि इथेनॉल को इथेनोइक में कन्वर्ट करने के लिए वही ऑक्सीडेशन कर दो, हो जाएगा। और तीसरा जो था आपका इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बता रखा है ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जो है, एडिशन रिएक्शन के बारे में मैंने जो है वो आपको वो बता रखा है ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन नहीं दिया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबको पता है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, यानी कि द रिएक्शन विच इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूट ऑफ एटम्स, यानी एटम को सब्स्टिट्यूट कर दे या डिस्प्लेस कर दे उसके जगह को या फिर उसके ग्रुप को उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उस चीज़ को ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन। एग्जांपल अगर देखें तो मीथेन को क्लोरीन सनराइट के प्रेजेंस में करें तो क्लोरोमीथेन बनेगा। और वहीं पे क्लोरोफॉर्म जो है आपका ये है, जो यहाँ पे क्लोरोमीथेन बना यही आपका क्लोरोफॉर्म है। तो इस क्लोरोफॉर्म को फिर अगर क्लोरीन के साथ करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इस बार कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाता है। ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको काफी अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन एक ये आप याद रखें, कन्वर्जन कन्वर्जन प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने का। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2CH2OH होता है। इसको जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के प्रेजेंस में, तो प्रोपेनोइक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी CH3CH2COOH के फॉर्म में हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टेबुलर फॉर्म जो है ये आपका है। इसमें टेबुलर फॉर्म के बारे में ये जो है आपका बनाने के लिए कह रहा है फिजिकल एंड दो केमिकल प्रॉपर्टीज, 3 फिजिकल और 2 केमिकल प्रॉपर्टीज आपसे पूछ रहा है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का। सो ये रहा इथेनोइक एसिड और ये रहा इथेनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टी आपका है पहला, इसमें देखो इथेनोइक एसिड जो है वो आपका मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 290 केल्विन, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। शॉर्ट टेस्ट होता है इथेनोइक एसिड का, पंजेंट स्मेल होता है, ठीक है। और इथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो वेरी लो पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, लगभग मेल्टिंग पॉइंट इसका 156 केल्विन होता है। और लो जो इसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इसका लो होता है 351 केल्विन होता है। और ये जो है बर्निंग टेस्ट जो है, इसका टेस्ट जो है बर्निंग जला हुआ जैसा होता है। और डिस्टिंक्ट स्मेल जो है इसका होता है, अलग अलग स्मेल इसका होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसका केमिकल प्रॉपर्टी। अगर देखें केमिकल प्रॉपर्टीज पर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर होता है आपका इथेनोइक एसिड। और ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। इथेनोइक एसिड का जो है Na2CO3 या NaHCO3 के साथ जो है ब्रिक्स फ्रेंड्स जो है कन्वर्ट करता है, CO2 गैस निकलता है इसमें। जैसे इथेनोइक एसिड है, इसको Na2CO3 के साथ करेंगे तो ये आपका सोडियम इथेनोइट में और CO2 और H2 निकाल देता है। और वहीं पे इथेनॉल का देखें तो ये न्यूट्रल होता है नेचर में, और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है, चाहे इसका उल्टा भी नहीं होता है। और इथेनॉल जो है वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता है Na2CO3 के साथ, ठीक है। नो रिएक्शन यहाँ पे होता है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन में आपका ये क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है टेबुलर फॉर्म आपको बताना है, डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में फिजिकल स्टेट टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट और एस्टर टेस्ट में आपको बताना है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का। देख लेते हैं यहाँ पर, ये है आपका यहाँ पर क्या है वो देख लेते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन वो आपके एग्जाम के लिए नहीं है, वो गलती से आ गया था। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। तो टेस्ट के अगर इसमें फॉर्म में देखें इसका, तो टेस्ट में फिजिकल स्टेट देखें इथेनॉल का तो लिक्विड स्टेट में होता है, इथेनोइक एसिड लिक्विड में ही होता है। टेस्ट देखें तो ये बर्निंग टेस्ट का होता है, ये शॉर्ट टेस्ट का होता है। NaHCO3 का रिएक्शन देखें तो ये NaHCO3 में इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन इथेनोइक एसिड का NaHCO3 में सोडियम इथेनोएट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकल जाता है। ब्रिक डिफरेंस जो है आपका यहाँ पे होता है। एस्टरफिकेशन देखें तो एस्टरफिकेशन में क्या होता है कि जो इथेनॉल है इसका इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के रिएक्शन के साथ, तो यहाँ पे आपको ये जो दो प्रोडक्ट है वो आपको बन जाता है, ठीक है। चलो देन मिथाइल मिथेनॉइड जो है, इथाइल इथेनॉइड जो है आपके यहाँ पे बन जाता है मिथेनॉइड। और यहाँ पे जब हम इसको करते हैं एस्टरिफिकेशन, तो यहाँ पे जब इथेनोइक एसिड का जब जो है अल्कोहल के साथ करते हैं, यानी इथेनॉल इथेनॉल के साथ करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो सेम प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है हम लोगों ने
कार्बन एल्डिहाइड कंपाउंड का कंप्लीट किया। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताएं। चैनल को जो है आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और भी बेहतरीन क्लासेस आपको मिल जाएगी। मैथ का मैराथन आपको लगातार मिलेगा साइंस के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऑल दी वेरी बेस्ट। बाय बाय फ्रेंड।